हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही प्यारे वीडियो में जिसका नाम है लेसन नंबर 7 वेव ऑप्टिक्स एमएसटी सीटी ब्रह्मास्त्र बैच। तो आपके 12th स्टैंडर्ड की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसका 7th चैप्टर कौन सा है बच्चा? वो है वेव ऑप्टिक्स। उसी का एमएसटी सीटी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। उसी के सीटी लेवल के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मतलब हमेशा की तरह जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूं, सारे के सारे फॉर्मूले में लिखने वाला हूं, सारे के सारे फॉर्मूले में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कौन सा फॉर्मूला किस सिचुएशन में कैसे इस्तेमाल करना है। ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। बट वहां जाने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन वो ये है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रोफेसर ऑफ साइंस, बिकॉज इस चैनल पर आपके काम की बहुत बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो इस चैनल पे आने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जैसे ही आप चले जाते हैं, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ब्रह्मास्त्र फिजिक्स का एमएसटी सीईटी बैच है जो कि बिल्कुल फ्री दिया गया, बिल्कुल फ्री। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग बैचेस चला रहे हैं लेकिन वो फ्री बैचेस नहीं है। एक आध वीडियो डालते हैं, बाकी सारे वीडियोस अपने एप्लीकेशन पे डालते हैं। तो उनके वीडियोस पूरा का पूरा जो कोर्स है वो फ्री नहीं है, ठीक है, पार्शियल कोर्स फ्री है। लेकिन यहाँ पे ये जो फिजिक्स का जो एमएसटी सीईटी का कोर्स मैं चला रहा हूँ जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र बैच, ये सच में एक ब्रह्मास्त्र है जो कि आपको सीईटी क्रैक करने में बहुत हेल्प करेगा। बिकॉज इसमें मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिटेल में पढ़ाने वाला हूं और आपको हर चीज बहुत ही डिटेल में समझ में आएगी। आई होप कि सारे बच्चे ध्यान दे रहे हैं भाई, सब लोग ध्यान दो। व्हाट्सएप चेक मत किया करो बीच बीच में। तो जब वीडियो देख रहे हो यूट्यूब का तो सिर्फ यूट्यूब के वीडियो पे ही ध्यान दो, ठीक है, यहां वहां भटकना नहीं है। अच्छा, ये हो गया ब्रह्मास्त्र फिजिक्स बैच। उसके अलावा देखो, यहां पे देखो, जो बच्चे अभी 11th में हैं, जब वो 12th में आएंगे तो 12th में कॉलेज में फिजिक्स के जो प्रैक्टिकल्स और एक्टिविटीज होती हैं उसके भी सारे वीडियोस बना दिए। ये देखो, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज 12th। तो अगर आपका कोई छोटा भाई बहन या कोई दोस्त है 11th स्टैंडर्ड में, उसे आप बता दीजिए कि 12th के प्रैक्टिकल एक्टिविटीज वो यहां से देख सकता है, 12th के प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स वो यहां से देख सकता है। अभी जो लोग 11th में पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका एग्जाम आने वाला है, वो लोग भी सुन लें। और जो लोग 12th ऑलरेडी पार कर चुके हैं, 12th का एग्जाम भी उनका हो चुका है लेकिन वो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी सुन लें। ये जो प्लेलिस्ट है जिसमें है 11th फिजिक्स वन शॉट, तो इस प्लेलिस्ट को बहुत अच्छे से देख लीजिए। 2-2 घंटे के वीडियोस हैं, टोटल मिला के 14 चैप्टर्स हैं। 14 में से 8 ही आते हैं सीईटी में। सो 8 चैप्टर्स ही सीईटी में आते हैं। तो वो 8 चैप्टर्स सिर्फ आप लोग देख लीजिए, सिर्फ वो 8 चैप्टर्स देख लीजिए। तो अगर आप वो 8 चैप्टर्स देख लेते हैं तो आपको बेसिकली जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ये वन शॉट बहुत ही डिटेल में, बहुत ही मेहनत से बनाए गए हैं। 2-2 घंटे के ही हैं। पूरा 10-10 घंटे के चैप्टर को मैंने बिल्कुल कंडेंस करके, समराइज करके 2 घंटे में बिल्कुल उसको यानी कि कंप्रेस कर दिया है। तो आप लोग देखिए हर वीडियो को, मतलब हर वीडियो मतलब 8 चैप्टर्स जो सीईटी में है। सीईटी का नोटिफिकेशन आपको पता ही होगा, आप लोग नेट पे जाके सर्च कर लीजिए 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स एमएसटी सीईटी सिलेबस। तो 8 चैप्टर्स हैं, जैसे कि मोशन इन अ प्लेन हो गया आपका, है ना। कौन सा 8 चैप्टर्स है बताइए? मोशन इन अ प्लेन है, उसके बाद में लॉज ऑफ मोशन है, उसके अलावा ग्रेविटेशन है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, साउंड है, सेमीकंडक्टर्स है, और क्या है, और क्या बचा है? ऑप्टिक्स बचा है, करेक्ट। तो ऑप्टिक्स है। तो टोटल मिला के देयर आर 8 चैप्टर्स। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? हाँ, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो ऐसे करके 8 चैप्टर्स है। तो यहां से 8 चैप्टर्स पढ़ लीजिए। इसमें तो 16 चैप्टर्स दिए हैं लेकिन आप लोग 8 चैप्टर्स पढ़ लीजिए बहुत ही डिटेल में, क्योंकि ये 8 चैप्टर्स की थियरी पढ़ने के बाद ही आपको जो सीईटी करवाते हैं वो डिटेल में समझ में आएगा। वैसे सीईटी के लेक्चर्स मैंने इस तरीके से बनाए हैं कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है जिंदगी में, आपने 11th-12th स्टैंडर्ड की बुक उठा के भी नहीं देखी है, तो भी आपको एटलीस्ट समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से मैंने ये सारे के सारे लेक्चर्स बनाए हुए हैं ब्रह्मास्त्र बैच में। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो जब आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो उस लेवल के भी कुछ प्रैक्टिकल्स यहाँ पर हैं। तो बीएससी और इंजीनियरिंग के कुछ प्रैक्टिकल्स मैच करते हैं, वो प्रैक्टिकल्स भी यहाँ पे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो प्लेलिस्ट में बहुत कुछ है। 1 मिनट शॉर्ट्स भी हैं और भी बहुत सारी चीजें। तो 1 मिनट साइंस, ये डायनासोरिया, ये सारी चीजें, एस्ट्रोनॉमी के बारे में आप कुछ सीखना चाहते हैं, सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो आप लोग ये प्लेलिस्ट में जाके ही सारी चीजें सर्च कीजिए, है ना। ओके, चलिए, तो ये सारी बातें हो गई। इसके अलावा हमारी एक एप्लीकेशन है प्रोफेसर ऑफ साइंस, वो ऐप का नाम भी वही है और वो गूगल प्ले स्टोर पे फ्रीली अवेलेबल है। उस ऐप को आप लोग डाउनलोड करके रखिए। उसके ऊपर मैं बहुत सारा कंटेंट अपलोड करता रहता हूं। वो पेड कंटेंट होता है यूजुअली, लेकिन वो पैसे भी बहुत कम होते हैं। पूरे साल भर का कोर्स सिर्फ 299 रुपीज का रहता है। बट वो एक अलग चीज है। उसके अलावा मैं कुछ फ्री मटेरियल्स भी डालता हूं, तो जो भी फ्री मटेरियल डालूंगा, कम या ज्यादा जैसा भी हो, वो आपके बहुत काम आएगा। तो आप लोग उस ऐप को भी डाउनलोड करके रख लीजिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके।
वहां पे सेम सिंबल आपको नजर आएगा, प्रोफेसर ऑफ साइंस का लोगो आपको नजर आएगा। ओके, तो चलिए यहां पर अब हम लोग अपने लेसन की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। तो हम लोग वेव ऑप्टिक्स में आ जाते हैं। इसके पहले फॉर्मूले देख लेते हैं फटाक से। तो आई होप कि सभी लोग मेरे साथ बने हुए हैं। सो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का 7th चैप्टर। सो 12th क्लास का 7th चैप्टर, सो लेसन नंबर 7 12th क्लास का ये है वेव ऑप्टिक्स। तो इसका हम लोग MHT CET पढ़ने वाले हैं। सो वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, MHT CET ब्रह्मास्त्र बैच। जो बच्चे CET को लेके कंफ्यूज हैं उन्हें मैं ये बात बता दूं बच्चा कि CET बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने CET दिया तो आप लोग इंजीनियर भी बन सकते हैं, आप लोग फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं, आप लोग एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो CET के थ्रू मिल जाती हैं। तो CET में अच्छा स्कोर लाने की कोशिश कीजिए। और CET में महाराष्ट्र की जो CET है उसमें अच्छा स्कोर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के बेसिक्स आना चाहिए। बहुत हाई लेवल का स्टफ नहीं भी मालूम हुआ चलेगा, सिर्फ 12th का कुछ तो अगर आपको आता है। अगर नहीं भी आता है तो भैया 11th 12th के मेरे वन शॉट सारे देख लीजिए, 11th 12th दोनों के वन शॉट देख लीजिए। उसके बाद आप ये वाला कोर्स ब्रह्मास्त्र बैच वाला देख लीजिए, बस दैट्स इट। उसके अलावा सिर्फ वो क्या करना है, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसको उठा के देखो, आप बहुत आसानी से चीजें सॉल्व कर लोगे। तो ये 3 चीजें करो। 11th का वन शॉट देखो, सिर्फ 8 चैप्टर का। 12th का पूरा 16 चैप्टर्स है, उसका वन शॉट देखो। 12th के 16 चैप्टर्स का वन शॉट देखो। और उसके बाद में ये जो ब्रह्मास्त्र CET का बैच चल रहा है इसका पूरा का पूरा स्टार्ट टू एंड देखो। और ये देखने के बाद आप लोग सिर्फ पुराने पेपर्स उठाओ और मार्क करना चालू करो, आपको चीजें समझ में आएंगी। तो इतना एटलीस्ट अच्छे से कर लीजिए। चलिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे फॉर्मूले पर। यहाँ पे फॉर्मूले देख लेते हैं अच्छे से। तो लाइट की जो वेलोसिटी होती है वैक्यूम के अंदर, उसका फॉर्मूला है C = न्यू लैम्डा। ये बराबर से न्यू लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं अच्छे से। तो C = न्यू लैम्डा, जहां पे C क्या होता है बच्चा, तो जो C होता है वो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है ना, इन वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यानी कि सिंपली फ्रीक्वेंसी। और ये है वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो सिंपली वेवलेंथ मैं लिख देता हूं, वेवलेंथ। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया। उसके बाद में स्नेल्स लॉ, सभी को मालूम है स्नेल्स लॉ, हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th-10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ होता है sin I / sin R इज μ2/μ1। खाली इतना पार्ट आप लोग याद कर लीजिए। कितना पार्ट याद कर लीजिए? सिर्फ इतना सा पार्ट, ठीक है। बाकी कुछ मत याद करिए, बाकी नहीं भी याद करेंगे चलेगा, बट इतना पार्ट याद कर लो। sin I / sin R इज μ2/μ1, ठीक है। इतना आप लोग याद कर लीजिए। एक ये चीज हो गई। फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम, अगर कोई और मीडियम में हम चले जाते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, तो स्पीड ऑफ लाइट v हो जाती है। फिर c नहीं बोलते, अरे भैया जब तुम वैक्यूम में हो तब c कहलाती है लाइट की स्पीड। किसी और मीडियम में हो, जैसे कि वैक्यूम में नहीं हो बल्कि कांच में हो, पानी में हो, डायमंड के अंदर हो, तो लाइट की स्पीड v कहलाती है। और v होता है c से कम। लाइट की स्पीड वैक्यूम में खाली जगह में सबसे ज्यादा होती है, स्पेस में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, खाली जगह में स्पीड ज्यादा होती है। बाकी कोई भी मीडियम में गए तो स्पीड कम होती है। और वो स्पीड कितनी होती है, जो वैक्यूम की स्पीड है उसको डिवाइड कर देना है जिस भी मीडियम में जा रहे हो, जिस भी मीडियम में जा रहे हो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी रहती है क्वेश्चन में, तो लोग बोल देंगे कि लाइट जो है कांच में गई है और कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देंगे 1.5, तो तुमको लाइट की स्पीड को 1.5 से डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। या फिर लोग बोल देंगे पानी में गई है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है 1.33, तो ये वाली वैल्यू दे देंगे, तुमको 1.33 से डिवाइड कर देना है। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, आई होप कि सभी के समझ में आ रही हैं। तो ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे। वैसे ही वेवलेंथ जो है, अगर वैक्यूम में जो वेवलेंथ है उसका नाम मैं रख दूं लैम्डा इन वैक्यूम, ठीक है, तो लैम्डा इन एनी अदर मीडियम विल बी हाउ मच। वैक्यूम में जो लैम्डा था, जो वेवलेंथ थी, डिवाइड बाय म्यू। कितना सिंपल है, अरे स्पीड जो वैक्यूम में थी डिवाइड बाय म्यू, वैसे ही वेवलेंथ जो वैक्यूम में था डिवाइड बाय म्यू, इस तरीके से। समझ गए? अब रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट मीडियम। सो अलग अलग जो मीडियम है उनके बीच में क्या रिश्ता है, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में क्या रिश्ता है, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे होता क्या है, ये मैंने जो 11th स्टैंडर्ड का जो ऑप्टिक्स है उसमें बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, तो फिलहाल आप लोग इसको इतना ज्यादा ध्यान मत दीजिए, अभी फिलहाल इसी को पढ़िए, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं उसको पढ़ते चले जाइए। तो उसमें यह बोला है कि अगर आप इस तरीके से कोई चीज लेते हैं कि जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि म्यू मान लो 2.1 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में म्यू 3.2 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में लिखा हुआ है म्यू 4.3,
तो ये सबको जब आप वैल्यू निकालोगे तो आंसर इसका 1 आता है, ठीक है, तो इसका आंसर 1 आता है। तो अगर कंटिन्यूस चीजें 1 2 2 3 3 4 तो इसका आंसर 1 आता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये एक चीज हो गई। ओके, अरे समझ में आ रहा है भाई कि नहीं समझ में आ रहा है? ओके, तो ये बात याद रखिए। अच्छा, ये जो है कुछ फॉर्मूला एक्स्ट्रा भी है, इनको मत याद रखिए, इसकी हमें कोई गरज नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। सो हर फॉर्मूले को याद रखना नहीं होता है, कुछ खास फॉर्मूले ही हम लोग याद रखते हैं, बाकी से फॉर्मूले ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, जरूर याद रखेंगे। ये फॉर्मूला ये कह रहा है कि अगर μ2 1 लिखा हुआ है तो उसको हम लोग 1/μ12 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, लाइट को बेंड करने की शक्ति दूसरे मीडियम की पहले मीडियम के हिसाब से। अरे भैया, ये जो यहां पर हमारे पास पानी है, इस पे जब जाके लाइट गिरेगी, तो लाइट बेंड होगी, है ना। तो जब लाइट इस तरीके से गई, बेंड होके ऐसे गई, तो इस बंदे ने बेंड किया ना। तो पानी को अगर मैं मीडियम 2 कह दूं और मतलब हवा को मैं मीडियम 1 कह दूं, तो पानी की ताकत विद रिस्पेक्ट टू हवा, वैसे ही हवा से पानी में गया, वैसे ही पानी से अगर कांच में गई लाइट, तो लाइट और बेंड हो जाती है। तो अगर ये कांच है, अगर ये ग्लास है, लाइट और बेंड हो गई है, और इसको मैं मीडियम 3 कह दूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि मीडियम 3 की जो ताकत है विद रिस्पेक्ट टू 2, उसे कहते हैं μ32। समझ गए? थर्ड वाले मीडियम की ताकत सेकंड के हिसाब से, वैसे सेकंड वाले मीडियम की ताकत फर्स्ट के हिसाब से। बेंड करने की ताकत को म्यू कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो चलिए, यहां पे भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लाइट को बेंड करने की ताकत। आई होप के सभी विद्यार्थियों के दिमाग में मेरी सारी बातें घुस रही हैं। बच्चा समझ में आ रहा है सभी को? ओके फाइन। तो ये हो गया μ21 इक्वल्स टू 1/μ12। चलिए, ये सारी चीजें हो गई हैं। ओके, व्हाट एल्स? ठीक है, हर फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, क्योंकि कितनी चीजें याद करने के लिए, अगर हर फॉर्मूला याद करने गए तो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा दिमाग में। तो कुछ जरूरी फॉर्मूले ही मैंने आपको लिख के दिए हैं, आपको बस इन्हीं फॉर्मूलेस को याद रखना है, इन्हीं फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब यहाँ पे वेव नंबर करके एक कॉन्सेप्ट है। तो वेव नंबर खाली इतना होता है कि 1/λ होता है, बस। फ्रीक्वेंसी नहीं है ये भैया, फ्रीक्वेंसी अलग होता है, फ्रीक्वेंसी अलग चीज है। फ्रीक्वेंसी होती है c/λ, है ना। तो लाइट की स्पीड अपॉन लैम्डा वो होता है फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पे है वो, ये देखो, फ्रीक्वेंसी इज c/λ। ये चीज अलग है, ये वेव नंबर है, वो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऐसा बार लगा दोगे, डैश लगा दोगे ना, तो वेव नंबर बन जाता है, वो 1/λ होता है। दोनों अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग बात है। क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे तो IC साइन इनवर्स ऑफ म्यू, ठीक है। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है IC इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू, जहां पे ये जो म्यू है ये है रेयर और डेंस मीडियम। सुनो, अगर मैंने तुमसे ये बोला कि मेरे पास 2 मीडियम है, एक है हवा और एक है पानी, दोनों में से ज्यादा डेंस कौन है, ऑप्टिकली डेंस कौन है, तो आप कहोगे कि पानी है। तो यहां पर रेयर मतलब हो गया हल्का, मतलब ऑप्टिकली हल्का, और डी मतलब डेंस हो गया, यानी कि ऑप्टिकली भारी, ऑप्टिकली गाढ़ा। तो यहां पे हवा आएगा, यहां पे पानी आएगा। समझ में आ रहा है? वैसे ही अगर मैंने आपको दिया ग्लास और वाटर, तो ग्लास ज्यादा ऑप्टिकली डेंस है, तो यहां पे ग्लास आएगा, यहां पे पानी आएगा। अगर मैंने आपको दिया ग्लास और डायमंड, तो डायमंड यहां आएगा और ग्लास यहां आएगा। अरे जो हल्का वाला है वो यहां आएगा। समझ रहे हो? इसी को थोड़ा शराफत से और लिख देते हैं तो ज्यादा आसान हो जाती है जिंदगी। सो 1/μ ऑफ डेंस रेयर, ऐसा लिखना ज्यादा सही है। मतलब साइन इनवर्स ऑफ, हाँ, ये साइन इनवर्स तो रहेगा ही रहेगा। अरे भाई ये कहीं जाएगा नहीं, ये तो रहेगा, साइन इनवर्स रहेगा। ये जो μRD लिखा है ना, उसको मैंने μdr कर दिया, 1/μdr। ऐसा लिखने का फायदा क्या है बच्चा? ऐसा लिखने का फायदा ये बिकॉज है ना, कभी भी क्वेश्चन में ना ऐसा μRD की वैल्यू नहीं देते हैं लोग। अरे मतलब हवा विद रिस्पेक्ट टू वाटर नहीं देते, वाटर विद रिस्पेक्ट टू हवा की वैल्यू देते हैं लोग। तो इन लोग जब भी देते हैं ना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में आपको क्या देखने मिलेगा मालूम है? क्वेश्चन में आपको देखने मिलेगा डेंस विद रिस्पेक्ट टू रेयर की वैल्यू। सो पानी विद रिस्पेक्ट टू हवा, कांच विद रिस्पेक्ट टू पानी, डायमंड विद रिस्पेक्ट टू कांच, ऐसे करके आपको देखने मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो जो गाढ़ी चीज है उसकी वैल्यू यहां रहती है, और ये हल्की की वैल्यू यहां रहती है, और ये लोग हमेशा ऐसे ही देते हैं, इसकी वैल्यू देते हैं, इसकी वैल्यू देते नहीं है। तो ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे सभी लोग। आई होप के सभी की भेजे में बातें घुस रही हैं। अच्छा, अब आगे क्या है, और ध्यान से देखिए सभी लोग, आगे क्या है। सो क्या बोला है? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में बोला है।
सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में, कंडीशन फॉर ब्राइट एंड डार्क। तो ये क्या है मैं बता देता हूं, सुनिए सुनिए ध्यान से सुनिए, सभी लोग बहुत ही ध्यान से सुनेंगे बच्चा। सो लिसन, मान लो कि हमारे पास एक इस तरीके से कार्डबोर्ड था, कार्डबोर्ड बोलते पुट्ठा, ठीक है। तो ये कार्डबोर्ड था, उस कार्डबोर्ड में मैंने दो जगह पे ब्लेड मार के ऐसा लाइन खींच दिया, ठीक है। कार्डबोर्ड था, इसमें मैंने ब्लेड मार के ऐसे दो जगह पे लाइन खींच दिया। अरे मतलब इस बात को समझिए बाबा, सुनिए। मान लो कि कार्डबोर्ड है, पुट्ठा है, पुट्ठे में मैंने यहां पे ब्लेड मारा, यहां पे ब्लेड मारा, और ये चीज को मैं ऊपर से देख रहा हूं, ऊपर से, तो यहां से कटा हुआ दिखेगा ना, यहां से, तो ये और ये कटा हुआ है, ठीक है, याद रखिए, समझ रहे हो। ओके, तो नाउ लिसन वेरी केयरफुली, यहां पे है S1, यहां पे है S2, दो स्लिट्स है, ठीक है। सो दो स्लिट्स हैं, स्लिट SLIT, स्लिट्स, तो दो स्लिट्स हैं। इसके सामने मैं रख रहा हूं एक स्क्रीन, क्या रख रहा हूं, एक स्क्रीन रख रहा हूं, तो एक स्क्रीन है। तो यहां पे स्लिट्स हो गया, यहां पे स्क्रीन हो गया, तो स्लिट्स हैं, स्क्रीन है, ठीक है। अब जो लाइट है यहां से मान लो निकली, तो लाइट यहां से निकली और जब यहां पे गई, और ये लाइट भी यहां से यहां गई, तो ऐसा देखा गया कि दोनों लाइट मिलके है ना यहां पर और तगड़ी लाइट बना देती है, और लाइट जुड़ जाती है, तो यहां पर आता है ब्राइट बैंड। क्या आता है, ब्राइट बैंड, यहां पे ब्राइट मिलता है, ब्राइट। लेकिन यही लाइट रेज अगर मान लो यहां से यहां पहुंचती है और यहां से वहां पहुंचती है, तो वहां पे मिलता है डार्क। तो अब मैंने क्या करता हूं, थोड़ा सा अलग कलर से बनाता हूं, वरना सब मिक्सअप हो जाएगा, है ना, सब मिक्सअप हो जाएगा। तो अलग कलर से बना रहा हूं, लाइट वही एक ही लाइट है, लेकिन थोड़ा अलग कलर से बनाना पड़ रहा है। तो यहां जो लाइट जाती है ये कैंसिल हो जाती है, मर जाती है, ये लाइट मर जाती है, तो यहां बन जाता है डार्क बैंड। क्या बन जाता है बच्चा, डार्क बैंड। सेम टू सेम ऐसा ही नीचे भी होता है, तो सेम टू सेम नीचे भी होगा। तो लाइट जो है इधर गई, फिर वैसे ही यहां से इधर गई, तो यहां पे भी मिल जाता है डार्क, समझ गए। तो बीच में बनता है ब्राइट, साइड में बनता है, आजू बाजू में डार्क बनता है। समझ में आ रहा है बच्चा। उसके बाद उधर जाएंगे तो वापस से वहां पे बनता है ब्राइट, फिर से आगे बढ़े यहां से यहां, तो बनेगा ब्राइट। वैसे ही यहां से यहां गए और यहां से यहां गए, ओह शिट, हाँ ठीक है, वैसे ही यहां से यहां गए तो बनता है ब्राइट। तो आप देख सकते हैं कि पूरे स्क्रीन पर ब्राइट और डार्क बैंड्स बन रहे हैं, ठीक है, ब्राइट और डार्क बैंड्स बन रहे हैं। तो ये जो ब्राइट एंड डार्क बैंड्स बनते हैं इसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। तो ये चीज को हम लोग कहते हैं प्यार से इंटरफियरेंस पैटर्न। क्या कहते हैं बच्चा, इंटरफेरेंस पैटर्न। तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न है। अब इसमें कुछ फॉर्मूले आते हैं, वो फॉर्मूले बताने के लिए ये सब बताना जरूरी था। तो फॉर्मूले क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। तो ये जो दो स्लिट्स हैं उनके बीच का जो गैप रहता है उसे हम कहते हैं स्मॉल डी। यहां से यहां तक का गैप जो रहता है, मतलब स्लिट से लेके स्क्रीन तक का, उसे कहते हैं कैपिटल डी। ये जो बीच वाला पॉइंट है, ब्राइट पॉइंट, उसे कहते हैं ओ। और बाकी कोई भी पॉइंट रहे, कोई भी उसको पी नाम देते हैं, क्योंकि कभी भी एक ही पॉइंट की बात चलती है, कोई भी एक पॉइंट, तो कोई भी एक पॉइंट की बात चलेगी तो उसको पी कह देंगे। और ओ से लेके पी का जो गैप है, अब वो पॉइंट भी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अगर ये पॉइंट लिया तो यहां का गैप, वो पॉइंट लिया तो यहां का गैप। अरे भैया, जब ये पॉइंट लूंगा तो यहां का गैप, वो पॉइंट लूंगा तो ये गैप, उसे हम कहते हैं एक्स। क्या कहते हैं, एक्स। कुछ लोग दिल पकड़े पड़े, सर एक्स का नाम मत लो, है कुछ बच्चे ऐसे। भैया पढ़ाई पे ध्यान दे दो, ठीक है, सब मिल जाएगा दुनिया में, सब मिल जाएगा, टेंशन मत लो। खाली कुछ बन के दिखाओ दुनिया को, है ना, कुछ करके दिखाओ, पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओ। सो लिसन, ये हो गया स्मॉल डी, वो हो गया स्मॉल एक्स, ये हो गया कैपिटल डी, ठीक है। अब इनके बीच में क्या रिश्ता है, ध्यान से देख लो। तो अब यहां पे मैं डिटेल में नहीं बताने वाला, यहां पे मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बताने वाला हूं कि ब्राइट और डार्क का फॉर्मूला होता क्या है। सो ब्राइट के लिए, ब्राइट बैंड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सुन लो। एक्स डी बाई डी की वैल्यू 2 टाइम्स एन लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, ठीक है। और डार्क के लिए जब हम बात करेंगे डार्क की, उसके लिए वैल्यू होना चाहिए एक्स डी बाई डी इक्वल्स टू
2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, ये बात सभी लोग याद रखेंगे। सो ब्राइट एंड डार्क के लिए इस तरीके से कहानी रहेगी। ठीक है, ब्राइट एंड डार्क के लिए आई होप के सभी के मस्तिष्क में मेरी बातें प्रवेश कर रही हैं। सो ब्राइट एंड डार्क के लिए यहां पे n की वैल्यू 0 से शुरू होती है और इंफिनिटी तक जाती है, और यहां पे n की वैल्यू 1 से शुरू होती है, सीधा 1 से शुरू होती है और इंफिनिटी तक जाती है। अब ये n है क्या? सो n ये पॉइंट्स का नाम है। तो ये जो बंदा है इसका नाम है n इक्वल टू 0, ये है n इक्वल टू 1, ये है n इक्वल टू 1। समझ गए? अरे हाँ के ना बच्चा, वैसे इसका नाम भी n इक्वल टू 1 है, इसका नाम भी n इक्वल टू 1 है। अब आप बोलेंगे सर हैं ये क्या बात हुई? सुनो, ये 0 वाला ब्राइट है, ये फर्स्ट वाला ब्राइट है, वैसे एक नीचे आएगा सेकंड वाला ब्राइट, वैसे ऊपर आएगा सेकंड वाला ब्राइट। समझ रहे हो? तो फिर डार्क को नंबर 1 क्यों दिया है? तो एक काम करो ना, तुमको अगर नाम पसंद नहीं आ रहा तो उसको n डैश ले लो, n डैश ले लो। तो डार्क वाले देखो 0 डार्क तो है ही नहीं, डार्क बीच में नहीं है, तो डार्क की वैल्यू 0 से शुरू होगी ही नहीं, 1 से शुरू होगी। अरे डार्क की वैल्यू कहां से शुरू होगी बच्चा? 1 से शुरू होगी, तो n डैश इक्वल टू 1 आ जाएगा। अच्छा, ये ब्राइट वाले के ऊपर भी तो एक डार्क होगा, वैसे इस ब्राइट वाले के नीचे भी तो डार्क होगा, तो उसकी वैल्यू रहेगी n डैश इक्वल टू 2। अरे हाँ के ना रे बच्चा, यहाँ पे आएगा n डैश इक्वल टू 2। ठीक है, वो मैंने बनाया नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि वो आएगा n डैश इक्वल टू 2। तो देखो n डैश इक्वल टू 0 तो है ही नहीं, डायरेक्टली n डैश इक्वल टू 1 है, n डैश इक्वल टू 2 है, n डैश इक्वल टू 3 है, n डैश इक्वल टू 4 है, ऐसा करके होता रहेगा। लेकिन n की बात करेंगे तो वो 0 है, 1 है, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसा आता रहेगा। ठीक है, तो यहां पे भी अगर आपको चाहिए तो मैं n डैश लिख देता हूं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो समझने में। ठीक है, वरना n भी लिखा तो क्या फर्क पड़ता है, नाम से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ओके, एनीवे याद रखिएगा कि n मतलब है कौन सा ब्राइट है, कौन सा डार्क पॉइंट है, कौन सा ब्राइट है, कौन सा डार्क पॉइंट है। अच्छा, ब्राइट को फिजिक्स की भाषा में प्यार से मैक्सिमा भी कहते हैं, मैक्सिमा, और डार्क को मिनिमा भी कहते हैं, मिनिमा, है ना। मिनिमम से ये वर्ड आया मिनिमा, और मैक्सिमम से वर्ड आया मैक्सिमा। ठीक है बच्चा, आई होप सभी के मस्तिष्क में मेरी सारी बातें प्रवेश कर चुकी। अब एक अच्छा फॉर्मूला देखिए, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला, जिसे हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, फ्रिंज विड्थ। तो जो फ्रिंज विड्थ होता है उसे आप x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या बीटा से भी, कहीं कहीं बीटा लिखा होता है, कहीं कहीं x लिखा होता है। ठीक है बच्चा, तो ऐसे लिखा होता है। तो ये जो मैं x ले ले रहा हूं, x अच्छा लगता है मुझे, तो x इज इक्वल्स टू 2n, सॉरी, x की वैल्यू जो आती है वो ये इतनी आती है, कितनी आती है, एक सेकेंड ना, n लैम्डा डी बाई डी, हाँ ये आता है। तो x की वैल्यू आती है लैम्डा डी बाई डी, n लैम्डा नहीं आएगा, सॉरी, सिर्फ लैम्डा डी बाई डी आएगा। कितना आएगा? लैम्डा डी बाई डी। तो x की वैल्यू इतनी आती है। और ये फ्रिंज विड्थ होता क्या है? आप बोलेंगे सर फ्रिंज विड्थ है क्या, पहले ये तो बताओ। तो बच्चा फ्रिंज विड्थ होता है कोई भी दो ब्राइट नहीं तो दो डार्क के बीच का गैप। अरे कोई भी दो ब्राइट ले लो या कोई भी दो डार्क ले लो, उसके बीच का गैप होता है फ्रिंज विड्थ। समझ में आ रहा है बच्चा मैं क्या बोल रहा हूं? एक सेकंड रुको, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ये बता दे रहा हूं कि x क्या होता है। पहले तो स्मॉल x, स्मॉल x ये होता है कि o से लेके कोई भी पॉइंट, तो o से लेके चलो इसके बाजू वाला पॉइंट ले लिया, x हो गया। समझ गए? अरे बाबा ये पॉइंट को भी, मतलब ये पॉइंट तक का डिस्टेंस भी x हो सकता है, यहां से वहां तक का डिस्टेंस भी x हो सकता है, यहां से वहां, यहां से यहां ले लो, यहां से कहीं भी ले लो तो वो x रहेगा। समझ में आया? वो तो रैंडम डिस्टेंस है, वो तो रैंडम डिस्टेंस है। लेकिन कैपिटल x क्या होता है? किसी भी दो ब्राइट के बीच का गैप ही कैपिटल x हो सकता है बस, या किसी भी दो डार्क के बीच का, तो दो डार्क के बीच का डिस्टेंस ये भी कैपिटल x हो सकता है। तो कैपिटल x मतलब फ्रिंज विड्थ होता है, फ्रिंज विड्थ, और फ्रिंज विड्थ होता है ये दो फ्रिंजेस के बीच का गैप, ये फ्रिंज और ये फ्रिंज के बीच का गैप, दो ब्राइट के बीच का गैप या दो डार्क के बीच का गैप। सो फ्रिंज विड्थ इज व्हाट? गैप बिटवीन, ये बिटवीन को शॉर्ट में लिखा है बी बाई डब्ल्यू। सो गैप बिटवीन टू ब्राइट और टू डार्क। ठीक है बच्चा, तो ये होता है आपका फ्रिंज विड्थ होता है। अरे हाँ क्या ना मेरा बच्चा, तो ये होता है फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो वो लैम्डा डी बाई डी होता है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, याद रख लीजिए। आगे आ जाते हैं, कुछ और चीजों को समझते हैं। ये सारी बातें वही लिखी है जो मैंने आपको बताया, और देख लेते हैं। फेज डिफरेंस क्या होता है? फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस होता है फाई, और वो होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। और एक्स क्या है? तो एक्स है पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिश्ता है कि फेज डिफरेंस
2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स होता है, और एक्स को कहते हैं पाथ डिफरेंस। तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, इसको फिलहाल बस ऐसे ही याद कर लीजिए। ओके, अब ये सब चीजें कहां इस्तेमाल होने वाली हैं सर, ये जो आप पढ़ा रहे हैं कहां इस्तेमाल होने वाला है बताता हूं, डोंट वरी। तो यहां पर एक लाइट थी, ये S1, ये थी S2, इसमें जो रोशनी जो निकल रही है और इसमें जो रोशनी निकल रही है, इसका कुछ वैल्यू है ना। अरे इसमें जो रोशनी निकल रही है इसकी कुछ ब्राइटनेस है ना, इंटेंसिटी है ना। तो इस इंटेंसिटी को मान लो I1 कहते हैं, इस इंटेंसिटी को I2 कहते हैं। तो फाइनल इंटेंसिटी क्या होगी, तो फाइनल इंटेंसिटी होती है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाइ। तो यहां पे ये फाइ काम आता है, ये फाइ की वैल्यू यहां काम आती है। समझ में आ रहा है बच्चा? अरे भैया ये है स्लिट S1, ये स्लिट S2, यहां से लाइट जो निकली उसकी कुछ तो रोशनी है, कुछ तो ब्राइटनेस है, वैसे इसका कुछ ब्राइटनेस है। तो ये जो ब्राइटनेस है I1 I2, इसी को लेके फाइनल ब्राइटनेस की वैल्यू आ जाती है। इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट ब्राइटनेस। क्या कहते हैं इसको? रिजल्टेंट ब्राइटनेस, फाइनल ब्राइटनेस या रिजल्टेंट ब्राइटनेस। समझ गए? अच्छा, मान लो किसी ने इंटेंसिटी नहीं दिया बल्कि एम्पलीट्यूड दिया। एम्पलीट्यूड मतलब हाइट ऑफ द वेव, वेव की हाइट। अरे भैया लाइट एक वेव है, तो वेव की जो हाइट है, अगर वो हाइट दे दिया सपोज, तो किसी ने मान लो इंटेंसिटी नहीं दिया बल्कि क्या दे दिया, हाइट दे दिया, हाइट दे दिया, हाइट दे दिया, इस तरीके से कुछ दे दिया। तो बच्चा अगर हाइट दे दिया तो इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड A1 और इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड A2, एम्पलीट्यूड A2। तो फाइनल एम्पलीट्यूड किसी भी पॉइंट का क्या होता है, तो हम कहते हैं रिजल्टेंट, और वो होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइ, और ये पूरा रूट में रहता है पूरा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले याद रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। समझ में आ रहा है बच्चा कि नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, अब कहीं पर स्क्रीन पर ब्राइट बनता है, कहीं पे स्क्रीन पे डार्क बनता है, ब्राइट और डार्क अलग अलग बनते हैं ना। तो आई मैक्स अपॉन आई मिन का एक फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला तो एम्पलीट्यूड के टर्म्स में है कि भैया A1 प्लस A2, हाइट दिए तो ये ले लो, और A1 माइनस A2 का स्क्वायर। कैसे याद रहेगा बच्चा? ये देखो, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है। अरे भैया ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, हाँ के ना? सो ये मैक्सिमम, ये मिनिमम है, तो A1 प्लस A2 का स्क्वायर और A1 माइनस A2 का स्क्वायर। अरे भैया मैक्सिमम वाले में प्लस आएगा ऊपर, और जो मिनिमम वाला है उसमें माइनस आएगा। समझ में आ रहा है बच्चा कि नहीं समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। कभी कभार इंटेंसिटी दिया रहता है, तो रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर, इस तरीके से रहता है। आई होप के सभी के मस्तिष्क में सारी बातें प्रवेश कर चुकी हैं। समझ में आ रहा है बच्चा सभी को सब कुछ? अरे हाँ के ना रे बाबा, समझ में आ रहा है ना? तो ये रहता है इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब कभी कभार इंटेंसिटी बराबर भी रह सकती है, मतलब दोनों लाइट की जो रोशनी है बराबर भी हो सकती है। सो इफ इंटेंसिटीज आर इक्वल देन क्या होगा? सो इफ इंटेंसिटीज आर सेम, सो हमारे प्रिय मित्र अब्दुल रब जो है हमारे लिए ये ले आए हैं ग्रीन टी, तो इन्हें हमारी सेहत का काफी ख्याल है। थैंक यू अब्दुल रब। तो अगर इंटेंसिटी दोनों बराबर रही तब क्या होगा रे बाबा? ए बबुआ क्या होगा रे, बताओ तनिक हमका। तो तब क्या होगा बच्चा? तो यहां पर फाइनल रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो आती है वो हो जाती है 4I cos स्क्वायर फाइ बाई 2। अरे ये फॉर्मूला हवा में से नहीं निकाला। अरे भैया यहीं पे I1 को भी I लिख दो, I2 को भी I लिख दो, क्योंकि दोनों सेम हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। फिर वैसे ही यहां पे भी I लिखो, और फिर उसको सॉल्व करो ट्रिग्नोमेट्री से, तो तुम्हें ये फॉर्मूला आ जाता है 4I cos स्क्वायर फाइ बाई 2। आई होप के सभी के मस्तिष्क में सारी बातें प्रवेश कर रही हैं। सो ये होता है इफ I1 इक्वल्स टू I2 वाला। ठीक है बच्चा? ओके, चलो। अच्छा, और क्या होता है? एक फॉर्मूला और भी प्यारा सा जिसका नाम है फ्रिंज विजिबिलिटी। सो फ्रिंज विजिबिलिटी वाला फॉर्मूला क्या कहता है आखिर? तो फ्रिंज विजिबिलिटी ये बोलता है कि भैया जो विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंज है वो होता है I मैक्स माइनस I मिन अपॉन I मैक्स प्लस I मिन। सो दिस इज अ फ्रिंज विजिबिलिटी का फॉर्मूला। समझ में आ रहा है बच्चा? अरे हाँ क्या ना? सो दिस इज फ्रिंज विजिबिलिटी। तो ऐसे करके चंद फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है। अच्छा, आगे और क्या दिया हुआ है? तो ये तो चीजें हो गई, ठीक है, तो मैंने पढ़ा दिया आपको।
और क्या है, ये भी कुछ खास नहीं है, ये सब कुछ पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, फ्रिंज विड्थ एंड ऑल। ये भी हो गया, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, छोड़ दीजिए, ये सब चीजें हो चुकी हैं। सो एवरीथिंग हैज बीन टॉट। ओके, चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है, ये सब भी नॉर्मल थियरी है, ये भी थियरी है। अच्छा, बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट क्या है? तो आइए बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट समझते हैं। ये जो एक्स्ट्रा स्लाइड बन गई इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, सो ये जो है कौन सा, ये वाला है बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। तो व्हाट इज बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट? तो सुन लीजिए ध्यान से बच्चे के, बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट क्या होता है। सो बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा होता है कि यहां पर हमारे पास इस तरीके का एक बाइप्रिज्म होता है जिसका ये वाला एंगल 179 होता है यूजुअली, और ये जो दो एंगल्स होते हैं 0.5 डिग्री के एंगल होते हैं दोनों, 0.5। तो पूरा ट्राइंगल का 180 डिग्री बन गया। अरे भैया आधा डिग्री 1 डिग्री हो गया, और ये मिला लो 179, तो पूरे ट्राइंगल का 180 डिग्री बन गया। समझ में आ रहा है बच्चा कि नहीं समझ में आ रहा है? अब आगे देखिए, यहां पर हम लोग लाइट रखते हैं, तो यहां पे सोर्स ऑफ लाइट रहता है एस, यहां से लाइट इधर गई, यहां से लाइट इधर गई, और लाइट जो है थोड़ा बेंड हो जाती है, थोड़ा सा यहां जाके थोड़ा और मान लो बेंड हो गई, और बेंड हो गई। तो इस तरीके से लाइट है ना, यहां पर भी ब्राइट, मतलब ब्राइट डार्क ऐसा बनाती है, तो यहां पे भी फ्रिंजेस बनती है। इसका भी फ्रिंजेस का फॉर्मूला वही आएगा, फ्रिंजेस का फॉर्मूला कुछ बदलेगा नहीं, फ्रिंजेस का फॉर्मूला वही आने वाला है, सेम फॉर्मूला यूज होने वाला है कि ब्राइट के लिए आपका रहेगा xd/d इज इक्वल्स टू 2n λ/2, और डार्क के लिए रहेगा, ये फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है। फ्रेस्नेल एक साइंटिस्ट का नाम है, बहुत ग्रेट साइंटिस्ट था, ऑप्टिक्स में बहुत काम किया इसने। यहां पे आ जाएगा xd/d इक्वल्स टू 2n - 1 λ/2। लेकिन यहां पर जो स्मॉल डी है वो दिया नहीं होता है, स्मॉल डी दिया नहीं होता। तो स्मॉल डी क्या होता है मालूम है? सुनो, ये जो सोर्स है ना, ये सोर्स, इसके दो टुकड़े हो जाते हैं यहाँ पे, वर्चुअल टुकड़े हो जाते हैं, वर्चुअल टुकड़े, इसको बोलते हैं S1 S2। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है उसे कहते हैं स्मॉल डी, ठीक है। अब वो स्मॉल डी दिया नहीं होता है, क्वेश्चन में स्मॉल डी दिया नहीं होता है, तो बेसिकली फिर करेंगे क्या? तो सुनो, तो ये जो दो सोर्सेज होते हैं ना, यहाँ वाले S1 और S2 वाले, अरे जो दो सोर्सेज होते हैं इनके बीच का गैप तो डी है, लेकिन अपन एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं और उससे क्या करते हैं कि इनका कुछ इस तरीके से, ध्यान दीजिए, ऐसा कुछ इस तरीके से है ना, इमेजेस बनाते हैं। एक हो जाता है डिमिनिश छोटा इमेज D1, एक छोटा इमेज बनाते हैं और एक बड़ा इमेज बनाते हैं, तो एक बड़ा इमेज भी बनाते हैं। तो जैसे कि मान लो ये सोर्सेज हैं दोनों, ठीक है, दोनों सोर्सेज हैं, इनके बीच का गैप तो D रहेगा, ये S1 S2 रहेंगे, ठीक है। लेंस को इधर ले आया थोड़ा सा और यहीं पे स्क्रीन रख दी, तो फिर थोड़ा सा बड़ा इमेज बन जाता है, लाइक दैट, समथिंग लाइक दिस, सब बड़ा इमेज बन जाता है, इसको बोलते हैं D2 लेट से। तो ये जो इमेज बन गई वो तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना ग्राफ पेपर पे, अरे ग्राफ पेपर में मतलब वो जो कार्डबोर्ड पे दिख रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस D की वैल्यू रहती है √D1 D2। तो इस बात को याद रखिए बस, कि ये D डायरेक्टली कभी कभार क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, डायरेक्टली दिया है तो वेल एंड गुड, डायरेक्टली यूज कर लो फॉर्मूला, अगर नहीं दिया है तो फिर D1 D2 यूज करना पड़ता है। तो D1 D2 होता क्या है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अरे समझ रहे हैं बच्चा लोग? हाँ क्या ना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। अच्छा, बाय द वे यहाँ पर अपना स्क्रीन नहीं तो आईपीस होता है, आईपीस, यहाँ पे स्क्रीन ना रख के हम लोग है ना नॉर्मली आईपीस रखता है। आईपीस बोले तो ऐसा वो टेलीस्कोप जैसा रहता है देखने के लिए, आईपीस रहता है। तो यहाँ से यहाँ की जो पूरी दूरी है, जाहिर सी बात है यही कैपिटल डी होगी, है ना। तो हम लोग कई बार तोड़ के देते हैं, वो बोलेंगे कि स्लिट से लेके यहाँ तक 30 है और यहाँ से यहाँ तक 70 है, तो आपको कैपिटल डी लेना कितना है, कितना लेना है, 100 लेना है, ठीक है, 100 लेना है। तो तोड़ के भी देते हैं कभी कभार वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, स्लिट से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, और यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं बेटा, इमेज डिस्टेंस वी। अरे भैया लेंस के यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, और लेंस के उस तरफ इमेज रखी है तो इमेज डिस्टेंस v। समझ गया बच्चा? हाँ क्या ना? तो ये था बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। आगे बढ़ते हैं और चीज समझने की कोशिश करते हैं। चलो ये तो ठीक है, ये कुछ इतना खास नहीं है, ठीक है ठीक है। हाँ, ये क्या चीज़ मैं बता देता हूँ,
सो कन्वर्जिंग नहीं आएगा, कवरिंग आएगा। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, कवरिंग। ठीक है, ओके। तो ये क्या बोल रहा है मालूम है, सुनो। अपने पास इस तरीके से दो स्लिट्स थी, यहां पे स्क्रीन थी। मान लो कि पहले जो ब्राइट पॉइंट बन रहा था वो यहां बन रहा था, और फिर डार्क आया, फिर ब्राइट आया, डार्क आया, ब्राइट आया, डार्क ब्राइट, ऐसा आ रहा था। ठीक है, ऐसा आ रहा था पहले। हाँ, लेकिन जैसे ही तुमने क्या किया कि मान लो यहां पे रख दिया एक कांच, तो यहां पे तुमने सामने एक कांच रख दिया, तो कांच रखने से ये वाली जो रे है थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, और इस वजह से होगा ये कि पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा, पैटर्न थोड़ा सरक जाएगा बच्चा, पैटर्न सरक जाएगा। तो पैटर्न जो है ना अब वहां नहीं रहेगा बल्कि नीचे सरक जाएगा, तो पैटर्न यहां आ जाएगा। तो ये ओ यहां नहीं रह के नीचे आ जाएगा, पूरा पैटर्न सरकेगा नीचे, तो ओ डैश पे आ जाएगा। अरे यही दो रेज यहां पहुंच जाएंगी मान लो, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं शिफ्ट इन द फ्रिंज, एक्स। तो एक्स का फॉर्मूला जो है वो यही है, μ-1 इंटू थिकनेस लैम्डा, सॉरी लैम्डा नहीं, डी बाई डी। ठीक है, सो ये एक तरीका है। यहां पे कुछ तो मिस्टेक किया इन लोगों ने, μ-1 लैम्डा नहीं आएगा, लैम्डा कहां से दिया हुआ ये, रॉन्ग दिया, लैम्डा नहीं आएगा, रॉन्ग, टी आएगा, टी आएगा, लैम्डा इज रॉन्ग, सो लैम्डा इज रॉन्ग, इट इज टी। ठीक है, μ-1 टी इंटू डी बाई डी, सो दैट इज द आंसर। ठीक है बच्चे, याद रखिए, जहां पे टी क्या है, टी बोले तो इसकी चौड़ाई है, इसकी थिकनेस है। अरे बाबा, जितना मोटा कांच रखोगे उसके हिसाब से शिफ्टिंग भी बढ़ जाएगी, तो पतला कांच रखोगे तो शिफ्टिंग कम रहेगी, मोटा कांच रखोगे शिफ्टिंग ज्यादा रहेगी। समझ गए? आई होप के सभी के मस्तिष्क में बातें प्रवेश कर रही हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। ये सारी बातें तो मैं बता चुका हूं आप लोग को, I1 I2 + 2 रूट I1 I2 cos 5, वो भी 4i cos स्क्वायर 5/2, ये बता चुका हूं, ये सब हो गया। अभी ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन क्या है, आइए इसे भी जान लेते हैं। सो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, ये सब तो इंटरफेरेंस का हो गया। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन को ध्यान से देखिए सभी लोग। सो अगर मान लो कि हमारे पास इस तरीके से कार्डबोर्ड है, तो हमारे पास मान लो कि कार्डबोर्ड दिया हुआ है, तो कार्डबोर्ड में यहां बना दे रहा हूं, तो ये हो गया कार्डबोर्ड, उसमें ऐसा एक होल है, एक स्लिट है, सिर्फ एक ही होल है। ठीक है, तो अगर एक ही होल है सपोज, उसे हम कह देते हैं एस। ठीक है, स्लिट एस कह देते हैं, और उस होल की जो चौड़ाई है, अरे होल का कुछ तो साइज होगा, उस होल के साइज को हम कह देते हैं डी। ठीक है, डी। तो अब यहां पर ऐसा देखा गया कि इस स्क्रीन पर फिर से कुछ पैटर्न बनता है, यहां बनता है ब्राइट, तो देखो दो से तो बन ही रहा था, एक से भी बनता है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहां पे बनता है ब्राइट, यहां बनता है डार्क, फिर बनता है ब्राइट, फिर बनता है डार्क, तो इस तरीके से यहां भी पैटर्न बनता है। इसका शेप कुछ थोड़ा सा अजीब होता है, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से रहता है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, तो इस तरीके का पैटर्न रहता है। तो यही हो गया कि ये भाई ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, इस तरीके से होता है। ओके, तो इसे हम कहते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। जब एक ही स्लिट इन्वॉल्व रहेगी, when there is only one slit, it is known as single slit diffraction। तो ये डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस नहीं, इंटरफेरेंस में दो स्लिट लगती है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन क्या है, ये मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है वन शॉट लेक्चर में, तो वन शॉट प्लीज देख लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है वहां पे बच्चा, तो वहां पे आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो ये जो डिफ्रैक्शन होता है, इसकी कहानी इंटरफेरेंस से एग्जैक्टली उल्टी होती है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है ब्राइट के लिए, वो क्या होता है, ध्यान से देखिए, तो वो होता है एक्स डी बाई डी इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, और डार्क के लिए होता है एक्स डी बाई डी इक्वल्स टू 2n लैम्डा बाई 2। तो आपको याद होगा कि ये बिल्कुल देखो एकदम ऑपोजिट आ रहा है। यहां पे ध्यान से देखो, एक सेकंड, ये कौन सी एक्स्ट्रा स्लाइड आ गई भाई, यहां पे देखो ध्यान से, किधर गया वो, कहीं तो लिखा है ना मैंने, कहीं तो लिखा है, यहां लिखा है, ये देखो। तो इंटरफेरेंस का ब्राइट एंड डार्क देख लो, तो इंटरफेरेंस में ब्राइट में 2n लैम्डा बाई 2 रहता है, और जो डार्क है उसमें 2n-1 लैम्डा बाई 2 होता है ना, जिसको हम लोग ने प्यार से एन डैश बोल दिया था, एन डैश बोल दिया था। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको प्यार से एन डैश बोल दिया था। तो भैया ये तो ठीक है यार, ये किसका है, ये इंटरफेरेंस का है ना बच्चा, ये किस चीज का है, इंटरफेरेंस का है, इंटरफेरेंस। अब डिफ्रैक्शन में इसका उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पे 2n+1 लैम्डा बाई 2 आ जाता है, मतलब इसी का उल्टा यहाँ आ जाता है और इसका उल्टा यहाँ आ जाता है,
2n लैम्डा बाई टू इधर आ जाता है। ठीक है, तो इसका उल्टा तो यही रहेगा 2n लैम्डा बाई टू, इसका उल्टा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई टू ऊपर आ जाता है। ये देख लिया सभी ने। ठीक है, अब ये देखो, सो डिफ्रैक्शन की कहानी थोड़ी सी उल्टी है। तो यहां पे क्या आ जाता है, डार्क में आया था 2n लैम्डा बाई टू और ब्राइट में आया था 2n प्लस 1 लैम्डा बाई टू। समझ गया बच्चा? और इसमें कोई भी जीरो से शुरू नहीं होता है, सब n इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 सब n इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि जीरो वाला जो है ना, भले वो ब्राइट है लेकिन वो सबसे अलग दिखता है। अरे बाबा, ये ब्राइट है, फर्स्ट ब्राइट बोल दिया इसको, ये भी ब्राइट है, इसको फर्स्ट ब्राइट बोल दिया, इसको सेकंड ब्राइट बोल दिया, इसको सेकंड ब्राइट बोल दिया, इसको बोल दिया फर्स्ट डार्क, इसको बोल दिया सेकंड डार्क, इसको बोल दिया थर्ड डार्क। अरे हाँ के ना, इसको बोल दिया फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क। अबे लेकिन ठीक है, ये जीरो ब्राइट है ना, लेकिन ये बाकी लोग की तरह नहीं दिख रहा है, बाकी लोग से बहुत अलग दिख रहा है। तो ये जो एकदम मोटू सा है, मोटू वाला, इसको हम लोग है ना एक्चुअल में सेंट्रल मैक्सिमा या प्राइमरी मैक्सिमा बोलते हैं, प्राइमरी मैक्सिमा। तो इसको उसमें काउंट नहीं करते, इसके लिए फॉर्मूला नहीं है। तो इसको कहते हैं हम लोग प्राइमरी मैक्सिमा। क्या कहते हैं इसको बच्चा? प्राइमरी मैक्सिमा कहते हैं, और इसको हम लोग उसमें काउंट नहीं करते। ठीक है बच्चा, इसको हम लोग उसमें काउंट नहीं करते, वहां से अलग हटा देते हैं। तो n इक्वल्स टू 1 गिनते ही नहीं, तो इसको मतलब सॉरी n इक्वल्स टू 0 लेते ही नहीं है, तो n इक्वल्स टू 0 को लेना ही नहीं है डिस्कशन में, ये बिल्कुल अलग है। तो इसको मैं n डैश इक्वल्स टू 0 बोल दे रहा हूँ। समझ में आया? और जो फर्स्ट ब्राइट रहेगा, फर्स्ट ब्राइट की तरह ये ब्राइट है, फर्स्ट ब्राइट, तो इसको बोलेंगे n इक्वल्स टू 1, इसको बोलेंगे n इक्वल्स टू 1, इसको बोलेंगे n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2, ये वाले को n इक्वल्स टू 2। जो डार्क है इसको बोल देंगे n डैश इक्वल्स टू 1, n डैश इक्वल्स टू 1। समझ गए? तो चाहिए तो यहाँ पे n डैश लगा दो, n डैश लगा दो। हाँ के ना रे बच्चा, यहाँ पे आ जाएगा n डैश, हो गया n इक्वल्स टू 2 हो गया ना, सॉरी n इक्वल्स टू 2 मैंने गलत जगह पे लिख दिया क्या? हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा n इक्वल्स टू 2, ये n इक्वल्स टू 2 हो गया। अरे n इक्वल्स टू 2 मैंने गलत जगह पे लिखा हुआ है सब। अरे ये जीरो वाला ब्राइट, ये फर्स्ट वाला ब्राइट, ये सेकंड वाला ब्राइट, तो यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ पे आएगा n इक्वल्स टू 2, ये आएगा n इक्वल्स टू 3। समझ गए? वैसे यहाँ पर ये आएगा चलो ठीक है, तो ये आएगा n इक्वल्स टू 3। ठीक है, क्योंकि n इक्वल्स टू 3, ये n डैश इक्वल्स टू 1 है, n डैश इक्वल्स टू 2 है, लाइक दैट। ये n डैश इक्वल्स टू 3 है। ओके, सो ये हो गया आपका n डैश इक्वल्स टू 1, n डैश इक्वल्स टू 2, n डैश इक्वल्स टू 3। आई होप कि सभी के मस्तिष्क में मेरी बातें प्रवेश कर रही हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, ओके, चलो ये तो हो गया डिफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे लाइट है ना फैल जाती है, और इसमें अपन कॉन्वेक्स लेंस ऐसा यूज करते हैं, ऐसा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ताकि लाइट मिक्स हो, लाइट कन्वर्ज हो सके किसी पॉइंट पर। अब ये बहुत डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऊपरी तौर पे बातें कर रहा हूँ, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि अपन सिनॉप्सिस सिर्फ पढ़ सकते हैं। जब हम लोग को एमसीक्यू सॉल्व करना है तो हम लोग फॉर्मूले में अगर 2-4 घंटे लगा देंगे तो फिर काम कैसे चलेगा अपना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये तो था डिफ्रैक्शन। आगे की कहानी देखते हैं। तो आगे की कहानी कुछ ऐसी है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग देख रहे हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या होता है? तो यहां पे मान लो कि हमारे पास एक मतलब इस तरीके से कांच है, कांच। इस कांच पे मैं एक नॉर्मल बना दे रहा हूं, नॉर्मल। इस पे आके लाइट गिरी, कहां से आके गिरी? यहां से आके गिरी। तो लाइट आके यहां से गिरी, ये लाइट थोड़ी सी बाहर जाती है और थोड़ी सी अंदर बेंड होके आती है। तो ऐसा देखा गया है कि ये जो लाइट आ रही थी, ये हर तरीके से नाच रही थी, हर तरीके से। लेकिन ये लाइट हर तरीके से नहीं नाचती है, कोई एक ही तरीके से नाचती है, कोई भी एक तरीके से नाचती है, ये एक ही तरीके से। अरे ये लाइट हर तरीके से हिल रही थी, हर तरीके से हिल रही थी, लेकिन एक ही तरीके से हिलती है एक पर्टिकुलर एंगल पे। उस एंगल को हम लोग कहते हैं पोलराइजिंग एंगल। तो ब्रूस्टर का कहना था, ब्रूस्टर नाम का साइंटिस्ट था, तो उसने क्या बोला, ब्रूस्टर्स लॉ में ये बोला कि ये जो पोलराइजिंग एंगल है ना, ये म्यू के बराबर होता है, म्यू ऑफ डेंस विद रिस्पेक्ट टू रेयर। ये डेंस मीडियम है कांच, और ये जो हवा है ये रेयर मीडियम है। सो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू दिस, वो है म्यू डी आर। समझ गए? म्यू डी आर। तो 10 IP इज म्यू डी आर, ये ब्रूस्टर का लॉ है। ठीक है, बस इसको याद रख लीजिए। तो ये हो गया पोलराइजेशन का पहला हिस्सा, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ब्रूस्टर के लॉ को। ठीक है, हो गया पोलराइजेशन। अरे कुछ नहीं करना है रे बाबा, खाली लोग क्या बोलेंगे, एक अनपोलराइज्ड लाइट आके गिरी, अनपोलराइज्ड लाइट आई,
आके गिरी, पोलराइज्ड हो गई, एक ही तरीके से नाचने लग गई 45 डिग्री के एंगल पे। तो बताओ इस कांच का या इस पानी का या इस डायमंड का क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो तुम लोग को यहां पे डाल देना है 1045 इज म्यू, वही आंसर है। समझ गए? समझ में आया कि नहीं? ओके, तो जो भी एंगल दिया रहेगा 45, 50, 57 जो भी दिया रहेगा वो वहां पे डाल देना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी का दूसरा वर्जन देखते हैं। तो सेकंड वाला है मैलस लॉ, इसका नाम है मैलस लॉ। तो ये क्या बोलता है, ध्यान से सुनेंगे। ब्रूस्टर लॉ हो गया, हम सेकंड वाला पार्ट देख रहे हैं मैलस लॉ। तो मैलस लॉ क्या बोलता है? तो मैलस लॉ की कहानी कुछ ऐसी है बच्चा कि मान लो कि तुम्हारे पास एक लाइट जो है अलग अलग तरीके से नाच रही थी, हर तरीके से नाच रही थी इस तरीके से। सो लाइट नाचती है सच में, तो लाइट ऐसे नाच रही थी, इसको कहते हैं अनपोलराइज लाइट। तो अनपोलराइज लाइट को जब हमने क्रिस्टल पे गिराया तो ये है क्रिस्टल। अभी जो क्रिस्टल ऐसा बार बार बनाते बैठूंगा तो बड़ा तकलीफ होती है, ठीक है। तो इस क्रिस्टल को मैं खाली क्या कर देता हूँ मालूम है, क्रिस्टल का जो शेप है कैसे ये बना दूं, तो मैं ऐसे बना दूंगा क्रिस्टल, मतलब ऐसे बना दूंगा। अब इसे क्रिस्टल बनाना होगा ना, तो मैं खाली ऐसा एक लाइन खींच दूंगा और दोनों बाजू इसके ऐसा ऐसा बना दूंगा, तो एक क्रिस्टल हो गया। अब से याद रखना क्रिस्टल मैं ऐसे ही बनाया करूंगा। तो जैसे मैंने क्रिस्टल को रख दिया सामने, तो ऐसा देखा गया कि जो ये लाइट बाहर निकली, हर तरीके से जो लाइट नाच रही थी अब हर तरीके से नाचेगी नहीं, ठीक है। लाइट जो हर तरीके से नाच रही थी अब वो हर तरीके से नहीं नाचेगी, ठीक है, हर तरीके से नहीं नाचेगी, बल्कि एक ही तरीके से नाचेगी। तो जैसे मान लो ऐसे नाच रही है ना, इसे कहते हैं पोलराइज लाइट। क्या कहते हैं इसे? पोलराइज लाइट। अच्छा, ऐसा देखा गया कि अगर यहाँ पे तुमने लाइट फेंका, उसकी ब्राइटनेस थी I0, तो निकलने के बाद इसकी ब्राइटनेस हाफ हो जाती है डायरेक्टली। जब ये अनपोलराइज से पोलराइज बनेगी तो सीधा हाफ हो जाती है। अरे जो भी ब्राइटनेस थी उसका आधा हो जाता है रे बाबा, जैसी क्रिस्टल से पास हुआ। ये मैं एकदम शॉर्ट में रिवीजन करा रहा हूँ, अब ये सब डिटेल में बेटा मैंने अपने लेक्चर्स में समझाया हुआ है, यहाँ पे डिटेल नहीं कर सकते ना इतना। ओके, सामने जो है ध्यान दीजिए बच्चा, मान लो ये टेढ़ा क्रिस्टल रख दिया। अब वो क्रिस्टल नहीं बनाते हैं यार, क्रिस्टल नहीं बनाते हैं, तकलीफ दे रहे हैं, ठीक है, क्रिस्टल हम लोग नहीं बनाते हैं। सो लेट्स नॉट क्रिएट ए क्रिस्टल। क्रिस्टल के बजाय हम लोग क्या कर देंगे, ऐसा लाइन खींच देंगे। सो ये हो गया, तो क्रिस्टल थोड़ा टेढ़ा हो गया। हाँ, क्रिस्टल अब टेढ़ा हो चुका है, पहले क्रिस्टल सीधा था अब टेढ़ा हो गया। तो टेढ़े में से जब लाइट निकलती है तो वो भी टेढ़ी होकर निकलती है और कम निकलती है। तो ये जो लाइट निकली इसकी इंटेंसिटी अब कितनी हो जाती है मालूम है? जो भी पहले की इंटेंसिटी थी ना उसका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाती है। जहां पे थीटा क्या है, अरे ये सीधा खड़ा था वो टेढ़ा खड़ा है, तो दोनों के बीच में एंगल होगा ना, तो ये जो पहले ऐसा खड़ा था और ये जो भी ऐसा खड़ा है इसके बीच का एंगल वो होता है थीटा। तो बस वो थीटा डाल देने का, इन लोग बता देंगे कि क्रिस्टल ऐसा रखा था, दूसरा क्रिस्टल 30 डिग्री पे रखा था, 45 डिग्री पे रखा था, 60 डिग्री पे रखा था, तो वो 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री जो भी दिया रहेगा वो डाल देना वहां पे। समझ गए? तो लाइट की इंटेंसिटी और कम हो जाती है। तो सुनो, ये पोलराइज थी, ये भी पोलराइज है। अरे भैया ये तो पोलराइज ही रहेगा ना, एक ही तरीके से नाच रहा है ना। अनपोलराइज एक ही बार होगी, तो जब भी अनपोलराइज होगी, कैसी भी होगी अनपोलराइज होगी, तो वो अनपोलराइज से पोलराइज होगी, अनपोलराइज से पोलराइज होगी, अनपोलराइज से पोलराइज होगी, तो हाफ हो जाएगा इंटेंसिटी। लेकिन अब आगे टेढ़ा क्रिस्टल करोगे तो I0/2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी। अच्छा, इसके आगे एक क्रिस्टल और रखा तो कोई बच्चा पूछेगा सर अगर क्रिस्टल और टेढ़ा कर दिया तो उसमें से भी लाइट निकलेगी। फिर ये क्रिस्टल और उस क्रिस्टल के बीच का एंगल मालूम होना चाहिए। तो वो एंगल अगर 30 दिया हुआ है तो तुम क्या करोगे, ये जो वैल्यू आई ना इसको cos स्क्वायर 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अरे मतलब हर बार cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करते जाना है, जितने क्रिस्टल से पास हो गए उतनी बार cos स्क्वायर थीटा कर दो। समझ गए बच्चा? सो अगले वाले का क्या आ जाएगा, ये जो है वो तो रहेगा ही I0/2 cos स्क्वायर थीटा, ये तो रहेगा ही, उसको फिर से cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो बस ये दिमाग में रखना। तो ऐसा हर बार आपको करते चले जाना है, जितने क्रिस्टल रखोगे उतनी बार लाइट कम हो जाएगी, उसका cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझे क्या नहीं समझे? अरे मोए मोए हो गया लाइट का, हाँ क्या ना? ओके, सो I0/2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये था आपका मैलस लॉ। आई होप के सभी के मस्तिष्क में बातें घुस चुकी है मैलस लॉ के बारे में। मैलस लॉ सभी को समझ में आया होगा, हाँ क्या ना बच्चा? चलिए अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल्स पे, मतलब एमसीक्यूज पे। तो पहला जो एमसीक्यू है इसको ध्यान से देखिए बेटा, सभी लोग पूरी तरीके से होश में बेटा इस क्वेश्चन को देखो। पहले एक क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पढ़ो इसको अच्छे से। रीड कर लिया पहला क्वेश्चन? रीड कर लिया बच्चा? तो देखो क्या बोला है कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन मतलब आईपी की वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज द वैल्यू ऑफ आईपी, आईपी की वैल्यू दिया हुआ है।
क्रिटिकल एंगल मतलब आईसी की वैल्यू क्या है, ये सवाल पूछा है। ये देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो सुनो सुनो सुनो, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला था साइन इनवर्स ऑफ 1/μ ऑफ डेंस विद रिस्पेक्ट टू रेयर, इस तरीके से था। ठीक है, ये आप लोग सभी को याद होगा, ये मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले बताया था। ये क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है, लेकिन यहां पर हमें म्यू तो पता ही नहीं, तो म्यू जब पता नहीं तो निकालेंगे कैसे। तो रुको, हमने अभी ब्रूस्टर लॉ पढ़ा, उसमें था tan IP इज म्यू। तो tan IP से म्यू आर निकल सकता है ना, मतलब म्यू डी आर निकल सकता है ना, म्यू डी आर। सो tan ऑफ 60 डिग्री, सो पोलराइजिंग एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, tan 60 इज म्यू डी आर। सो देयरफॉर म्यू डी आर क्या हो जाएगा, tan 60 कितना होता है बच्चा, tan 60 होता है sin 60 अपॉन cos 60, और sin 60 कितना होता है, sin 60 होता है √3/2, और cos 60 कितना होता है 1/2। सो यहां पे आ जाएगा आपका √3, कितना आ जाएगा √3, ये √3 आ गया। चलो ठीक है, तो अब आपको, अरे यहाँ पे वैसे दिया हुआ है यार, मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्त। तो tan 60 की वैल्यू √3 दी हुई है, चलो ये तो √3 हो गया। अब वो वैल्यू लेके यहां डाल दो। सो IC इज साइन इनवर्स ऑफ 1/√3, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कर लो, अरे कर लो कि नहीं रे सगड़े अन्ना। अरे बाबा, दोनों फॉर्मूला अगर अपने को माहित है, मालूम है, देन वी कैन सॉल्व इट ना रे बाबा। करता है ना सगड़े अन्ना, काय नो कि हो, अरे काय म्हणता है, जोरात बोला जरा। सो लिसन वेरी केयरफुली, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हाई इज दैट? बिकॉज द टू फॉर्मूला आर डैम इजी। दिस वन इज फॉर द पोलराइजेशन एंड दिस वन इज फॉर व्हाट, इट्स अबाउट द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल का ये है एंड पोलराइजेशन एंगल का ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एक बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है, इसमें रेड लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 6500 एंगस्ट्रॉम। सो लैम्डा ऑफ रेड इज 6500 एंगस्ट्रॉम, ये दिया हुआ है लैम्डा रेड। ठीक है, फिर रेड लाइट हटा दिया, फिर ये ले लिया, ग्रीन लाइट ले लिया, तो इसका मतलब लैम्डा ग्रीन दिया हुआ है हमें। ठीक है, और क्या बोला कि n की वैल्यू निकालो। सो क्वेश्चन है कि n क्या है, सो दिस इज द क्वेश्चन मार्क। ये लोग बोल रहे हैं कि ग्रीन का n+1 और रेड का n मैच हो रहा है, तो याद रखना है, बहुत ही बचकाना है, n1 लैम्डा 1 इज n2 लैम्डा 2, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूले को सभी लोग, जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा नहीं भी था, लेकिन आप लोग इसको याद रख सकते हैं। सो बहुत ही मस्त फॉर्मूला है ये फॉर्मूला को सब लोग याद रखेंगे। हम लोग ने भले वहां नहीं लिखा था, लेकिन ये फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला बनाना पड़ेगा रे बाबा, हर फॉर्मूला लिखा थोड़ी ना रहेगा। बोलेंगे सर ये कैसे हम लोग बना लेंगे यार, तो सुनो बहुत इजी है। क्या दिया हुआ था वहां पे कि x/d/d इज व्हाट, इट वाज n λ/2, 2n λ/2, इस तरीके से दिया हुआ था। अरे हाँ क्या ना है, तो ब्राइट की बात चल रही है ना, तो मैं ब्राइट वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ब्राइट वाला इंटरफेरेंस में ये लिखा हुआ था ना, x/d/d इज 2n λ/2। तो ये 2 को तो हटा दो फिलहाल, 2 कोई काम का नहीं है, बराबर। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, d फिक्स है, ये d फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, तो n लैम्डा इज अ कांस्टेंट। बन गया ऑटोमेटिकली फॉर्मूला। n लैम्डा कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, n1 लैम्डा 1 इज n2 लैम्डा 2। तो कहने का मतलब ये है कि हर बार हर चीज दी नहीं होगी, क्वेश्चन देख के भी आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी डेटा है। तो ब्राइट बैंड की बात किया, बायप्रिज्म का एक्सपेरिमेंट है, मतलब इंटरफेरेंस हो रहा है, फ्रेस्नेल बायप्रिज्म का एक्सपेरिमेंट है, इंटरफेरेंस हो रहा है, ब्राइट बैंड का बोल दिया, ब्राइट बैंड के लिए फॉर्मूला ये है, उससे हमने फॉर्मूला बना लिया। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ बच्चा, तो हर फॉर्मूला लिख के नहीं दिया जा सकता। कोशिश करते हैं हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम फॉर्मूला आपको लिख के दे सके, बट कहीं कहीं पे आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। तो अब इसको रट लो, n1 लैम्डा 1 इज n2 लैम्डा 2। सो देयरफॉर इसको मैं ले रहा हूँ रेड, तो लैम्डा रेड ले रहा हूँ और इसको लैम्डा ग्रीन ले रहा हूँ। तो ग्रीन का कौन सा वाला बोला इन्होंने, ग्रीन का बोला है n+1, तो n नहीं आएगा, n+1 आएगा। और रेड का कौन सा बोला है, रेड का n बोला है, यहाँ पे n आएगा। तो ये n की वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है। तो देयरफॉर n इंटू, एक सेकंड एक काम करो ना, लाइफ को आसान क्यों नहीं बना लेते, n/n+1 कर दो और यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा जी बाय लैम्डा आर, इस तरीके से हो जाएगा। सो अब लैम्डा जी की वैल्यू कितनी दी हुई है, सो n/n+1 इक्वल्स टू लैम्डा जी की वैल्यू कितनी दी है भाई, लैम्डा जी की वैल्यू दिया है 5200 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा आर की वैल्यू कितनी दी है 6500 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे दोनों को हम लोग 0 0 मतलब उनके जो है डिवाइड कर देंगे। अरे हाँ के ना बच्चे,
तो 0 0 डिवाइड कर देंगे। अब 13 का जो फॉर्मूला है, 13 का टेबल कौन बताएगा? 13 का टेबल क्या है? सो 13 का टेबल क्या है? 13 4 जा 52 एंड 13 5 जा 65। तो ये 4/5 आ गया। अब हमारी लाइफ और आसान हो गई। सो यहां पे आएगा देयरफॉर, इसको उल्टा कर दो यार तो मजा आएगा। तो n+1 अपॉन n इज 5/4। अरे बाबा इसको उलट दो, उसको भी उलटना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा कर दो, इनवर्ट एंडो कर दो, ठीक है? तो ये हो गया आपका देयरफॉर 4n+4 कैसे लिखा ये? 4n+4 इक्वल टू 4n+4 इक्वल टू 5n। 4n+4 इज 5n। अरे हाँ क्या ना बच्चा? सो दिस गिव्स मी व्हाट? 5n minus 4n is 4। 5n minus 4n is 4। तो यहाँ पे n equals to 4 आ गया। 1n equals to 4। So n equals to 4 यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। परफेक्ट। अरे खूप सोपा होता रे। अरे कळलं की नाही रे तुम्हाला? कळलं ना सगळ्यांना बेटा? काही डाऊट असेल तर सांगा मला, विचारा मला। अरे कमेंट सेक्शन मध्ये विचारा। सो वहां पे टाइम लिख के सर ये टाइम पे हमको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मुझे पूछो सवाल, ठीक है? n equals to 4 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है? यहाँ पे भी सोल्यूशन दिया हुआ है। अब आ जाते हैं हम लोग अगले वाले पे। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वापस है। अच्छा सेम ही सवाल है क्या? चलो ठीक है, फिर भी थोड़ा कर लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ रीअरेंजमेंट करना है। तो सवाल सेम ही दिया हुआ है, ध्यान दीजिए कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, मतलब वही डबल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट है ना, S1 S2 वाला एक्सपेरिमेंट। उसमें λ1 है, उसका nth ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड एट पॉइंट P ऑन द स्क्रीन कीपिंग द सेम सेटिंग, ठीक है? सोर्स ऑफ लाइट इज रिप्लेस्ड बाय λ2 एंड नाउ n+1 इज ऑब्टेन्ड। तो ठीक है ना, वही आ गया। सो पहला जो λ1 है उसका n दिया हुआ है और जो λ2 है उसका n+1 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या पूछ रहे हैं कि वैल्यू ऑफ n क्या है? तो n की वैल्यू निकालना है। सो वैल्यू ऑफ n, तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। सो देयरफॉर n λ1 इज n λ2 प्लस λ2। कैसे आए ये? λ2 को अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए बच्चा? तो अब यहां पे हो जाएगा देयरफॉर n λ1 माइनस n λ2 इज λ2, इस तरीके से आ जाएगा। अब जब मैं माइनस करूंगा, n को साइड में रखूंगा, तो λ1 माइनस λ2 इज λ2 आ जाएगा। सो n इक्वल्स टू λ2 अपॉन λ1 माइनस λ2। दैट्स इट। खूब सोपा होता रे। चाइल्ड्स प्ले, इट वाज चाइल्ड्स प्ले, दैट वाज जस्ट केक वॉक। So option B is the right answer. I hope you guys have understood this thing. अरे कळलं की नाही रे बाबा सगळ्यांना? So that is the third one, which is B option number B, ठीक है? समझ में आया बेटा? अरे करते कि नहीं रे सगळ्यांना? अरे बेटा तुम क्या कर रहे हो बच्चा? इंस्टा चेक कर रहे हो? अरे ये इंस्टा छोड़ दो भाई, ये रोज स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स भेजना छोड़ दो। क्या कर लोगे यार? तुम्हारे स्नैपचैट का स्ट्रीक का स्कोर अगर ज्यादा भी हो तो क्या कर लोगे? अरे भैया वो काम करो जिससे तुम्हारे माँ बाप प्राउड फील करे यार, मेहनत करो। कुछ बच्चे हैं ना एमसीक्यूज देख के ना घबरा जाते हैं कि अरे सर कौन कर पाएगा, हमसे तो सीटी क्रैक ही नहीं होगा। बट ऐसी गलती मत करो, ठीक है? अच्छे से अच्छे इंजीनियर बन सकते हो अगर आप महाराष्ट्र का सीटी क्रैक कर ले जाओ, और क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है? चलिए अच्छा, यहाँ पे क्या बोला? बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है, इसमें फ्रिंजेस मिली हैं। हाँ ठीक है ना, तो बाइप्रिज्म का एक्सपेरिमेंट है इस तरीके का। ये अपना सोर्स है और यहाँ पे स्क्रीन पे अपने को ब्राइट डार्क मिला हुआ है। तो ये सेंटर वाला ब्राइट है, जीरो ब्राइट है ना, फिर ऐसी फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, ऐसे करते करते, मतलब मैं सिर्फ ब्राइट ही बना रहा हूँ, डार्क बीच बीच में है। अरे भैया हर ब्राइट के बाद एक डार्क आएगा, फिर ब्राइट आएगा, फिर डार्क आएगा, फिर ब्राइट आएगा, फिर डार्क आएगा। अब वो थोड़ी बनाते बैठूंगा मैं, तो ऐसा सिर्फ ब्राइट ही ब्राइट बना रहा हूं। तो उन लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है कि 5वें नंबर का ब्राइट और 9वें नंबर का जो ब्राइट है उसके बीच का गैप बताओ कितना है? फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड यूजिंग द मोनोक्रोमैटिक लाइट, डिस्टेंस बिटवीन द 5th एंड 9th ब्राइट। तो अभी इसमें मैंने अच्छे से बनाया नहीं है, लेकिन जो भी होगा, मतलब 5वां ब्राइट होगा, 5th ब्राइट और 9th ब्राइट, उसके बीच का उनको गैप चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए बच्चा? गैप चाहिए। सो दे वांट द डिस्टेंस कि 5th ब्राइट और 9th ब्राइट के बीच का गैप। तो सुनो सुनो सुनो, तो x का फॉर्मूला क्या होगा? x d बाई डी, ब्राइट के लिए फॉर्मूला क्या रहता है बेटा? x d बाई डी इज 2n लैम्डा बाई 2, ये रहता है ना। इस 2 को हटा दो। अरे भैया ब्राइट बैंड के लिए यही होता है ना बच्चा, ब्राइट बैंड का फॉर्मूला इंटरफेरेंस में, तो इसमें ये हटा दो। अब इसको x ले लो साइड में, तो x हो जाएगा n लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। क्या हो गया? n लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। हाँ क्या ना बच्चा? तो n लैम्डा डी बाई स्मॉल डी हो गया। इसका नाम xn रख दो प्यार से, xn।
तो जब मैं बात करूंगा x9 की तो यहां पे लिखना पड़ेगा 9 लैम्डा डी बाई डी, और जब मैं बात करूंगा x5 की तो यहां पे लिखना पड़ेगा 5 लैम्डा डी बाई डी। अरे भैया उन्होंने बोला है हमें गैप चाहिए 90वें और 5वें के बीच का, तो 5वां बैंड का गैप कुछ तो है, 90वें बैंड का गैप कुछ तो है, उनको वो गैप चाहिए। तो जो गैप चाहिए उनको x, वो कितना है, x9 माइनस x5 है, जो कि आ जाएगा 9 माइनस 5 विच इज 4 लैम्डा डी बाई डी। इस तरीके से आ जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे? अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है? फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी, यानी कि यही कैपिटल एक्स है, तो यहां पे 4 इंटू कैपिटल एक्स आ जाएगा। सो देयरफॉर स्मॉल एक्स यानी कि वो जो गैप है वो हो जाएगा आपका 4 टाइम्स एक्स। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आई होप के सभी के भेजे में बातें घुस चुकी हैं। अरे किधर गया रे ऑप्शन आंसर? और एक सेकंड कुछ तो मिस्टेक किया गया मैंने। अरे ब्राइट ही पूछा था, डार्क पूछा था बे। अरे रे 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 घपला कर दिया रे, घपला कर दिया, घपला कर दिया रे। 5th ब्राइट एंड 9th डार्क बोला है रे बाबा। मैंने क्या कर दिया, 9th ब्राइट और 5th ब्राइट के बीच का गैप ले लिया। तो ऐसी ऐसी मिस्टेकें हो जाती हैं हमसे यार। चलो कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, डोंट वरी, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अरे किधर गया रे बाबा, उठे गेला। ये 4x नहीं आंसर है, ठीक है, निकालते हैं। अरे ये तो हम लोग ने ब्राइट का कर लिया। डिस्टेंस बिटवीन, तो मान लो क्वेश्चन ऐसी आया होता तो ये आंसर होता। तो ये वाला क्वेश्चन अलग क्वेश्चन बन गया। डिस्टेंस बिटवीन, सो डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन 9th एंड 5th ब्राइट, ठीक है, ये क्वेश्चन था। मतलब डिस्टेंस बिटवीन 9th एंड 5th ब्राइट, ये हो गया आपका, ठीक है बच्चा। डिस्टेंस बिटवीन 9th ब्राइट एंड 5th ब्राइट। अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? डिस्टेंस बिटवीन 9th ब्राइट एंड 5th ब्राइट समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो ये जो है, ये वाला क्वेश्चन ये अलग हो गया यार अब ये, ठीक है। अब इस पे आना पड़ेगा फिर से, 4th वाला सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4th वाला अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो सुनो, शराफत से इसको मैं बना ही देता हूं ताकि अब वापस से ऐसी गड़बड़ ना हो। तो ध्यान देंगे सभी लोग, सारे विद्यार्थीगण ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे है O, मतलब सेंटर वाला है, 0th ब्राइट है। यहाँ पे फर्स्ट डार्क, यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट, यहाँ पे सेकंड डार्क, यहाँ पे सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, फोर्थ डार्क, फोर्थ ब्राइट, 5th डार्क। अरे भैया 9 तो बनेगा ही नहीं, ई का है रे ससुरा हमसे मिस्टेक पे मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक पे मिस्टेक हुआ जा रहा है रे ससुरा। ये देखो साला सही हो ही नहीं रहा है, आए रे कितनी तकलीफ देगा मुझे। चलो ठीक है, इसी को आप सच मान लीजिए, इसी को आप सही मान लीजिए। 5th ब्राइट, 6 डार्क, 6 ब्राइट, फिर क्या 7 डार्क, 7 ब्राइट, फिर 8 डार्क, 8 ब्राइट, 9th डार्क, 9th ब्राइट। अब सुनो, सेंटर से लेके कोई भी चीज का जो डिस्टेंस होता है उसे हम x कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? x। ध्यान से देखेंगे तो सेंटर से लेके जो 5वां ब्राइट है ना, 5वां ब्राइट, उसे हम कहेंगे x5। और जो सेंटर से लेके 9th डार्क है, सो 9th डार्क, 9th के डार्क तक ही जाएंगे खाली, 9th के डार्क तक, और 5th के ब्राइट तक चलेंगे हम लोग। तो ये जो है इसे हम कहेंगे x-9, है ना। डार्क और ब्राइट में फर्क मालूम पड़ना चाहिए ना भाई। तो अब हमें जो x चाहिए वो है x9- माइनस x5। समझ गए? हाँ क्या ना बच्चा? तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो ध्यान से। सो ये कितना आएगा, देखो ध्यान से, x9- माइनस x5। x9- कैसे होगा, सुनो। ब्राइट के लिए तो फॉर्मूला हमें मालूम है। अरे ब्राइट के लिए आ जाता है n लैम्डा d बाई डी। अरे देखो ना रे बाबा, किधर गया ये देखो, n लैम्डा d बाई डी। लेकिन डार्क के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? तो डार्क के लिए फॉर्मूला रहता है
2n-1 लैम्डा डी बाई 2d, ऐसा रहता है। समझ गए? तो मैं इसकी भी जिंदगी आसान करने के लिए 2 ऊपर और 2 नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, पूरा ही फॉर्मूला ले लेता हूं। देखो ध्यान से, अरे ब्राइट वाले का फॉर्मूला क्या था रे बाबा? ब्राइट वाले का फॉर्मूला क्या था? ब्राइट का फॉर्मूला था एक्स डी बाई डी इज 2n लैम्डा बाई 2, जो कि बन जाएगा x इक्वल्स टू 2n लैम्डा बाई 2 डी बाई डी, बराबर है। तो बन गया ना ये। वैसे ही डार्क वाले का फॉर्मूला क्या था? सो डार्क वाले का था एक्स डी बाई डी इज 2n-1 लैम्डा बाई 2, तो वहीं पे वो ले जाओ। सो बन जाएगा एक्स डैश इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाई 2 डी बाई डी, ऐसा बन जाएगा। समझ गए? हाँ क्या ना बच्चा? ठीक है, ओके चलो अब पुट कर दो यहाँ पे वैल्यूज। तो जैसी वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 2 9 18, 18 - 1 17 लैम्डा डी बाई 2d आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 2 × 5, अरे 9th डार्क 5th ब्राइट है, लैम्डा डी बाई 2d। सो लैम्डा डी बाई 2d इसको बाहर निकाल लो साइड में, ठीक है। अंदर बचेगा 17 - 10 यानी कि 7 बचेगा। अरे भैया 18 - 1 17, 17 - 10 ये हो गया 7, डिवाइड करते ही हो गया 3.5। तो x की वैल्यू आ रही है 3.5 लैम्डा डी बाई डी, बट लैम्डा डी बाई डी होता क्या है? कैपिटल X होता है, तो x आ जाएगा 3.5x। दैट्स इट। समझ में आया बच्चा? अरे तो हो जाती, अरे यार बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती है सेनोरिटा, तो ये ऐसी बातें हो जाती है हमसे, ठीक है, गड़बड़ हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, एक प्रॉब्लम और सॉल्व हो गया अपना एक्स्ट्रा। यहां पे देखो क्या बोला इसमें कि अगर मैंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दोनों स्लिट की चौड़ाई सेम नहीं लिया, बल्कि एक स्लिट की चौड़ाई दूसरे का डबल लिया, तो फिर इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या फर्क पड़ेगा? तो सुनो 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 सुनो, I1 तो उसने I लिया है, लेकिन I2 को उसने 2I कर दिया है। चौड़ाई बढ़ाते हो ना, चौड़ाई बढ़ाते हो तो लाइट भी बढ़ जाती है, इंटेंसिटी ब्राइटनेस बढ़ जाती है, याद रखना, ठीक है। सो I1 I है, I2 2I है, तो क्या होगा? अब ये लोग क्या पूछ रहे हैं? इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमा डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ द मिनिमा डिक्रीजेस है। मैक्सिमा और मिनिमा दोनों का डिक्रीज होगा, इंटेंसिटी ऑफ बोथ मैक्सिमा और मिनिमा इंक्रीज, दोनों डिक्रीज होगा, दोनों इंक्रीज होगा। मैक्सिमा डिक्रीज मिनिमा 0, फिर मैक्सिमा इंक्रीज मिनिमा 0 है। ये क्या सेम सेम लिख दिया क्या बे? अच्छा, मैक्सिमा इंक्रीज और मिनिमा 0 ऐसा बोला है, तो इंटेंसिटी देखना है। चलो कोई बात नहीं। सो आई मैक्स का जो फॉर्मूला है वो मैं लिख देता हूं, √I1 + √I2 का स्क्वायर, और मिनिमा वाला जो है वो होता है √I1 - √I2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, ऐसे ही होता है ना। सो आई मैक्स अगर मैं निकालने गया तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा √I + √2I का स्क्वायर, और आई मिन निकालने गया तो √I - √2I का स्क्वायर। अब आप ध्यान से अगर देखें ईमानदारी से, तो 0 वाला तो कहीं नहीं आ रहा, मिनिमा 0 हो जाए ऐसा तो कहीं नहीं आ रहा, 0 तो कहीं नहीं होने वाला, इक्वल है ही नहीं ना, तो ना इधर 0 होगा ना इधर 0 होगा, तो ये दोनों ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए, सी और डी तो आएगा ही नहीं। दीज टू आर रॉन्ग ऑप्शंस, मिनिमा इज नॉट 0। फिर उसके बाद में क्या बोला है? बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, दोनों मैक्सिमा और मिनिमा की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, ऐसा बोला नहीं, गलत है, ये गलत बोला है। मैक्सिमा की इंटेंसिटी बढ़ेगी, मिनिमा की कम होगी, ऐसा होना चाहिए। सो मैक्सिमा की बढ़ेगी, मिनिमा की डिक्रीज होगी, ऐसा ऑप्शन ए होना चाहिए था। यहाँ पे इन लोगों ने डिक्रीज करके गलत किया है, इट शुड इंक्रीज। क्योंकि देखो पहले अगर मान लो मैंने दोनों √I लिया रहता, तो ये जो आई मैक्स आता ये तो छोटा आता ना बाबा। अब मैंने एक √I लिया और एक √2I ले लिया। अरे हाँ क्या ना मेरा बच्चा, अगर मैं पहले इंटेंसिटी सेम रखता तो √I दोनों छोटा वैल्यू आती, लेकिन अब बड़ी वैल्यू आ रही है, सो मैक्सिमम बढ़ गया। समझ में आ रहा है? अरे हाँ क्या ना, एक सेकंड सेकंड वाला राइट हो सकता है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है।
अगर मैं दोनों सेम लेता पहले तो आई मीन मेरा 0 आ जाता, लेकिन अब देखो आई मीन बढ़ गया, कुछ तो आ रहा है ना, 0 नहीं आ रहा, 0 से बढ़ा रहा है। तुमने बोलोगे नेगेटिव आ रहा है, कम हो गया। अबे नहीं, प्लस ही है। क्यों? क्योंकि बाहर स्क्वायर है, प्लस ही है तो बढ़ गया, तो दोनों इंक्रीज होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखा, परफेक्ट। तो देखो है, कहीं कहीं हम लोग भी चकमा खा जाते हैं। अरे भैया, इसीलिए ध्यान से सोचना जरूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर क्वेश्चन ध्यान से ना पढ़ो तो ऐसी हरकतें होती हैं। ठीक है, ओके। ये ऑप्शन थोड़ा सा बराबर नहीं है। चलो एनीवे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो मैक्सिमा और मिनिमा दोनों की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले वो थी इंटेंसिटी, अब इंटेंसिटी ये है। सो ये भी ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है। ठीक है, ये तो ग्रेटर देन 0 है, यही साबित कर दिया तो काम हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप डिपेंड्स ऑन। सो आरपी ऑफ टेलीस्कोप, सुनो, आरपी ऑफ टेलीस्कोप के ना फॉर्मूले दिए हुए नहीं थे वहां, मैं दे देता हूं। सो आरपी इज इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप जो होता है वो होता है 1.22 लैम्डा बाई स्मॉल डी। ये होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो ये डिपेंड करता है लैम्डा पे और डी पे। डी जहां पे डायमीटर ऑफ टेलीस्कोप है। तो सुनो, रिजॉल्विंग पावर डिपेंड्स ऑन डायमीटर ऑफ टेलीस्कोप, करेक्ट। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप नहीं आएगा, फोकल लेंथ नहीं आएगा, फोकल लेंथ नहीं आएगा, ये आएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्यों? क्योंकि इस पर डिपेंड कर रहे हैं। ये है डायमीटर ऑफ टेलीस्कोप और वो है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, और ये है डायमीटर ऑफ टेलीस्कोप। समझ में आया बच्चा? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, डायमीटर ऑफ द टेलीस्कोप या डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये राइट, ऑप्शन डी। अगला, दो कोहेरेंट सोर्स ऑफ इंटेंसिटी एन यूज किया, रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमा क्या रहेगा? और I1 ग्रेटर देन I2 है। ठीक है, तो सुनो, I1 और I2 का रेशियो n है। ठीक है, I1 और I2 का रेशियो इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमम, हाँ। सो दो कोहेरेंट लाइट सोर्स ऑफ इंटेंसिटी रेशियो n, तो I1 I2 का रेशियो n है, और लोग बोल रहे हैं इंटरफेरेंस किया तो मैक्सिमम मिनिमा का रेशियो क्या होगा? तो मैक्सिमा और मिनिमा का रेशियो क्या रहेगा? तो यहां पे आ जाएगा I1 की वैल्यू NI2 हो गई है, याद रखना। तो देखो, रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर और रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर, ऐसा ही तो होता है ना फॉर्मूला बच्चा? हाँ क्या ना, फॉर्मूला तो यही है ना बच्चा। तो फॉर्मूला इस तरीके से है। तो यहां पे आ जाएगा रूट ऑफ I1 तो बन जाएगा 2I2, और ये I2 एज इट इज रहेगा। यहां पे आ जाएगा आपका 2I2 नहीं रे बाबा, NI2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? NI2 है ना, NI2 है ना। और यहां पे भी आ जाएगा NI2 माइनस I2 स्क्वायर। ये हो गया, हाँ क्या ना बच्चा? अच्छा, I2 सब में सेम है, उसको निकाल के कैंसिल ही कर दो, कैंसिल कर दो तो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा ऊपर सिर्फ रूट n प्लस 1, नीचे रूट n माइनस 1, और दोनों में स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर लिख दो, दैट इज आंसर। सो रूट n प्लस 1, रूट n माइनस 1 स्क्वायर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अरे खूब सोपा है रे बाबा, खूब सोपा है, खूब चिंदी है रे। फिजिक्स इज नॉट दैट हार्ड, फिजिक्स इज इजी। नॉर्मली तो फिजिक्स हार्ड होता है, ठीक है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है यार। सीटी का फिजिक्स तो बहुत ही ईजी है, हम लोग एटलीस्ट ये तो कर ही सकते हैं ना बच्चा। सो प्लीज पढ़ाई कीजिए अच्छे से। फिजिक्स इज नॉट वेरी हार्ड, फिजिक्स इज नॉट वेरी हार्ड। ठीक है, अच्छा, अब क्या बोला है कि बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है। तो बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में फॉर्मूला क्या था? एक्स डी बाई डी इज, फ्रिंज विड्थ की बात किया क्या? फ्रिंज विड्थ, हाँ फ्रिंज विड्थ की बात की है। तो फ्रिंज विड्थ की जब बात करेंगे फॉर्मूला इज लैम्डा डी बाई डी। अब बोला क्या, सुनो, डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज डबल, तो मतलब इसको डी को 2D बना दिया। चलो ठीक है, तो अब डी का लिखो 2D। आगे डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज इज डबल, मतलब स्लिट के बीच का गैप डबल कर दिया, और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड आईपीस इज आल्सो डबल। अच्छा, इसको भी डबल कर दिया, इसको भी 2D कर दिया।
डी का 2D कर दिया, फिर फ्रिंज विड्थ को क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सेम ही आ गया। अबे लैम्डा डी बाई डी आ गया, सो इट विल रिमेन सेम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या बचकाने सवाल है यार। तुम लोग ये मत सोचना कि मैंने ऐसे उठा के कहीं से भी दे दिया है। अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं भाई, पीवाईक्यूज हैं। तो यही वाले पीवाईक्यूज और भी ज्यादा, अभी देखो यहाँ पे तो 10-12 इसके ऊपर यूट्यूब पे नहीं हो पाते। मैंने ऐप के ऊपर जो बैच लॉन्च किया है 299 रुपीज में, उसमें ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हुए, समझ में आ रहा है। बट ठीक है, ये इतना भी आप देख लेंगे तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा सीईटी का, तो डोंट वरी। तो यहां पर क्या है कि फ्रिंज विड्थ जो है, अच्छा ठीक है, इट विल रिमेन सेम। आगे बढ़ते हैं। सेम सवाल लग रहे हैं यार सब। नहीं, डिफ्रैक्शन का अलग सवाल है। तो सुनो, क्या बोला गया है कि एक स्लिट है जिसकी विड्थ है ए, अपन इसको ए को डी बोल देंगे, उधर वाले से ए लिखाओ। फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम, तो यानी कि मिनिमा बोला है, तो एन डैश इक्वल टू 1 बोला है फर्स्ट वाला। 6500 पे 6500 तो लैम्डा दिया हुआ है और थीटा एंगल भी दिया हुआ है, एंगल थीटा इज 30 डिग्री। देन ए इज हाउ मच, तो ए की वैल्यू कितनी है। तो सुनो, तो कहानी कुछ ऐसी है कि साइन थीटा जो रहता है, ये रहता है लैम्डा बाई स्मॉल डी। साइन थीटा क्या रहता है, लैम्डा बाई स्मॉल डी या फिर एक्स बाई कैपिटल डी। ठीक है, इस तरीके से साइन थीटा का एक फॉर्मूला है। अब यहां पर एन डैश लगा दो आप दोनों में, ठीक है, दोनों में एन डैश लगा सकते हैं क्योंकि 1 की बात चल रही है। जब 2 की बात चलेगी, 3 की बात चलेगी, तो वहां पे उस हिसाब से चीजें लेना होंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने लिख दिया एन डैश लैम्डा बाई डी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन 30 इज एन डैश लैम्डा बाई डी। सो साइन 30 इज हाफ, एन डैश है 1, लैम्डा है 6500 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर्स डिवाइड बाई स्मॉल डी दिया नहीं, स्मॉल डी पूछा है, तो स्मॉल डी को इधर लेके आओ। तो यहां पे हो जाएगा 1 इंटू ये, एक सेकंड, 0.5 को क्या लिख सकते हैं मालूम है, 1/2 लिख सकते हैं, 1/2। तो ये 2 पर चला जाएगा, सो 2 डी इधर आ गया, 2 पर चला गया, 2 इंटू 6500 इंटू 10⁻10। तो 2 इंटू 65 करेंगे तो बेटा 130 आता है। कितना आता है, 130। सो डी की वैल्यू हो जाएगी, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130, और पहले से 2 0 है और 10⁻10 भी है। तो यहां पर क्या होगा, 3 0 इसमें से माइनस कर दो तो 7 ही 0 बचेंगे। सो 13 इंटू 10⁻7 मीटर्स आ रहा है। ऐसा कुछ आंसर है क्या, 13 इंटू 10⁻7 मीटर। एक सेकेंड, तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक सेकेंड 13 जैसा कुछ तो यहां दोनों चीज में दिख रहा है। 1.3 करके देखते हैं उसको, तो ये हो जाएगा 1.3 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, क्योंकि मैंने 3 को और एक, मतलब यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, मतलब 3 को पॉइंट के बाद ले गया, तो पावर 1 बढ़ेगा, तो वो 1 बढ़ा हुआ पावर, और ये -7 पावर, -6 पावर हो जाएगा, और -6 को हम लोग कहते हैं माइक्रो। सो 1.3 माइक्रोमीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। परफेक्ट। आई होप के सभी के मस्तिष्क में मेरी बातें प्रवेश कर रही हैं। चलो, ये सब तो सेम है, होमवर्क है तुम्हारे लिए, ये तो आराम से घर पे कर लेना, ठीक है। ये सब बहुत सारी बेसिक चीजें हैं, सेम टू सेम। कहाँ है यार, और अपने काम की चीजें, मैलस लॉ किधर है, वेयर इज मैलस लॉ। एक मिनट, ये वाला देख लो। तो 2 वेव्स हैं जिसमें एक का एम्पलीट्यूड दिया है 3, ठीक है, और दूसरे का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 6। इन लोग बोल रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगा, यानी कि उनको आई मैक्स बाय आई मिन चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया आपका 3 और 6 दिया है ना, तो √3, एक सेकेंड, √3 नहीं, 3 + 6 का स्क्वायर, 3 - 6 का स्क्वायर। ये कैसा है, भूलो मत, आई मैक्स अपॉन आई मिन का जो फॉर्मूला था वो ये था, A1 + A2 का स्क्वायर, A1 - A2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 + 6 कितना हो गया, 9 हो गया, तो 9 का स्क्वायर, और 3 - 6 कितना हो गया बच्चा, वो 3 हो गया, 3 का स्क्वायर होता है 9। सो 81/9, सो 9:1। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। समझ गए, इट्स डैम इजी।
ये भी सब सेम सेम ही दिख रहा है, सब सेम सेम क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे बहुत सारे नहीं, मतलब ये सब आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, इसलिए सेम सेम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से बनाया हुआ है ये, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने ढेर सारे चुने और अपने पीपीटी बनाने वाले को दे दिया, उसने सब रैंडमली अरेंज करके यहाँ डाल दिए, ठीक है। क्योंकि एक ही साल की वरना वो बना देता, मैंने उसको पूरा 2000 समझ लो 10 या 11 से लेके पूरा 2022-23 तक के क्वेश्चन सब दे दिया, तो उसमें से सब रैंडमली सिलेक्ट करके बनाए हुए। ओके, ये सब भी सब सेम सेम लग रहे हैं। और कहाँ चीजें हैं, पोलराइजिंग एंगल वाला तो ये है भैया, पोलराइजिंग एंगल, ठीक है। पोलराइजिंग का भी अपूर्ण ने देख लिया ना। सो पोलराइजिंग वाला क्या रहता है, tan IP इज म्यू रहता है, बराबर। सो IP हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, IP क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ म्यू हो जाएगा। अब जो म्यू होता है, वो क्या होता है बच्चा, म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, और वो होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ऐसा होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। सो इस तरीके से कुछ तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इस तरीके से यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। अरे हाँ क्या ना, तो सुनो, इसको क्या करो, आप उल्टा कर दो। जैसे उल्टा करोगे ना, ये बन जाएगा कॉट, तो टैन का बन जाता है कॉट इनवर्स V/C, तो कॉट वाला दिख रहा है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टैन का उल्टा होता है कॉट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कैन यू सी दैट, वो सो डैम इजी। सो ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में डाल रखे हैं, तो आप लोग इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस भी कर लिए, काफी सारे कॉन्सेप्ट भी समझ लिए। तो आपको अगर लेक्चर पसंद आया बच्चा, और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे और भी कोर्सेज लाता रहूं और फ्यूचर में मैं नीट, JEE ये सब के भी फिजिक्स पढ़ाऊं, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। अपना स्कूल और कॉलेज के ग्रुप में इसको आप जब शेयर करेंगे, ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचेगी कि कोई फ्री में बैच ऑफर कर रहा है यूट्यूब पर। ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे, तो हम लोग लाइव क्लासेस में मजे करेंगे। आप मुझसे सवाल पूछेंगे लाइव क्लासेस में, आपको जवाब दूंगा, और फिर प्रॉपर जैसे क्लासरूम के अंदर पढ़ाई होती है वैसी पढ़ाई हो पाएगी, ठीक है। तो अभी ऑडियंस कम है तो इतना मजा नहीं आता है, जब ऑडियंस ज्यादा होगी तो मैं 5-5, 6-6 घंटे के एकदम लॉन्ग लेक्चर्स भी ले सकता हूं। चलिए एनीवे, तो विल स्टॉप हियर। अब इसको पढ़िए, मेहनत कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा। सो शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।